ये सही है, ये बुरा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा मोटा पोता नहीं चाहिए। तुम जाओ, इस पोते को ले लो। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को समाप्त कर पाता, झाओ पैन ने अचानक अपना सिर उठाया और उसे घूरकर देखा। वे इस बात पर सहमत हुए थे कि जब तक वह झुकेंगे यह मामला सुलझ जाएगा। लेकिन अब दूसरे पक्ष ने उसका मन बदल दिया था और उसे दादा कहने की शर्त भी जोड़ दी थी। वह स्पष्ट रूप से अपनी किस्मत को आगे बढ़ा रहा था। यो, तुम मुझे घूरने की हिम्मत करते हो? क्या आप मानते हैं कि मैं अपने पिता को सूचित करने और गहन सूर्य साम्राज्य को नष्ट करने के लिए किसी को ब्लैकविंड साम्राज्य में वापस नहीं भेजूंगा? शानदार कपड़े पहने युवक अचानक चिल्लाया। पुतोंग, हर बार जब शानदार कपड़े पहने युवक ने गहन सूर्य साम्राज्य का उल्लेख किया तो झाओ पैन का दिल हिंसक रूप से हिल गया। ये संसार बलवानों का संसार था, जहां बलवान निर्बलों को अपना शिकार बनाते थे। कमजोर अक्सर मजबूत के खिलौने बन जाते। एक साम्राज्य भी अपवाद नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें दादाजी कहूंगा। झाओ पैन ने अपने दांत पीस लिए। रुको, पहले आओ, पहले पाओ, पहले काटो, फिर मुझे दादाजी कहो। क्या आप नियम जानते हैं? ठाठ से कपड़े पहने युवक ने ठिठुरते हुए कहा। झाओ पैन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका शरीर कांप रहा था। इस बार उन्होंने खंडन नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी बाहें खोली और उन्हें फर्श पर दबाया, फिर झुक गया। पू, झाओ पैन का माथा किसी चीज से टकराया, लेकिन आवाज गलत थी और कठोरता गलत थी। यह मंजिल नहीं थी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसने किसी की हथेली में दस्तक दी है। ये हुआन। झाओ पैन ने आश्चर्य से हाथ के मालिक की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, ये सही है, ये हुआन का हाथ था। वह ठीक समय पर आ गया था। देर से पहुंचे ये हुआन को भी देर नहीं हुई। उसने झाओ पैन की मदद की और कहा, फैटी भाई, तुम क्या कर रहे हो? अप्रिय, क्या मैंने तुम्हें खड़े होने की अनुमति दी? झाओ पैन कुछ कहता, उससे पहले ही गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी और साथ ही हवा का झोंका भी चला। शानदार कपड़े पहने युवक गुस्से में था। उसने झाओ पैन पर लात मारी। वह एक ट्रू एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेज विशेषज्ञ थे। ये किक निश्चित रूप से झाओ पैन की हड्डियों को तोड़ सकती है। हालांकि येहुआन ने उसे ढीठ होने की अनुमति नहीं दी। पू, येहुआन ने लापरवाही से अपनी हथेली से प्रहार किया, जिससे किक उड़ गई। बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? ठाठ से सजे युवक की आंखें फटी रह गईं। एक कुत्ता जो केवल लोगों को काटना जानता है, येहुआन ने झाओ पैन की मदद करते हुए लापरवाही से कहा। क्या कहा? बारीक कपड़े पहने युवक लगभग उन्मत्त हो गए। वह एक उच्च रैंक वाले साम्राज्य के ग्रैंड मार्शल का बेटा था, फिर भी उसे वास्तव में कुत्ते की तरह डांटा गया था। इसके अलावा यह इतने सारे लोगों के सामने था। ये तो बस स्वर्ग को धता बताने वाला था। जैसे ही वह कोई चाल चलने वाला था, छोटी आंखों वाले कमीने ने उसे याद दिलाया, चाल मत करो, नियम है। इस तरह याद दिलाए जाने के बाद बढ़िया कपड़ों में युवक भी दंग रह गया। उन्हें अचानक याद आया कि यह ब्लैकविंड एम्पायर नहीं बल्कि सोआरिंग स्काई मैंशन था। लानत है वसायुक्त, जल्दी करो और घुटने टेक दो। क्या आप चाहते हैं कि आपका देश नष्ट हो जाए? डॉट 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 डॉट। ब्लैकविंड एम्पायर। येहुआन ने इस नाम के बारे में पहले भी सुना था। क्या ट्रू प्रोफाउंड रियलम विशेषज्ञ नहीं था जिसने खुद को ब्लैकविंड एम्पायर से सोआरिंग स्काई मैंशन के दूत के रूप में प्रचन किया था? हाँ, तो क्या हुआ अगर यह ब्लैकविंड साम्राज्य है? ये सिर्फ एक उच्च रैंक वाला साम्राज्य है। आप सोआरिंग स्काई मैंशन की धरती पर कदम रख रहे हैं। मैं देखना चाहूंगा कि मैंने कितनी परेशानी पैदा की है। येहुआन को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि आपका साम्राज्य नष्ट हो जाए। आलीशान कपड़े पहने युवक इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा राख हो गया। इस समय यहाँ पहले से ही करीब 100 दर्शक जमा थे। सार्वजनिक रूप से निचले स्तर के साम्राज्य के किसी व्यक्ति द्वारा उनका अपमान किया जा रहा था। ये बेहद अपमानजनक था। हाँ, येहुआन मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि आप अभी तक नहीं उठे हैं। ये सोआरिंग स्काई मैंशन है। जब तक आप अयोग्य नहीं ठहराए जाते, आप फिलहाल वापस नहीं लौट पाएंगे। इसके अलावा परीक्षा की कठिनाई छोटी नहीं है। क्या आप ब्लैकविंड एम्पायर में जीवित लौट सकते हैं? यह अभी भी एक समस्या है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा आपने अभी पहला कदम उठाया है। यहाँ सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। जब तक मैं इस मामले की रिपोर्ट करूंगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, शानदार कपड़े पहने युवक का चेहरा बदल गया और चिल्लाया, तुम हिम्मत कर रहे हो? हाँ, क्या तुम घबरा रहे हो? येहुआन मुस्कुराया और कहा, बेशक मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। यदि आप अयोग्य हैं तो क्या आप गहन सूर्य साम्राज्य को जल्द ही नष्ट नहीं कर पाएंगे? इन शब्दों से ठाठ बाट पहने युवक को सुकून मिला। वह सचमुच अभी नियम भूल गया था। अगर सोआरिंग स्काई मैंशन के लोगों को पता चला तो वह निश्चित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आखिर ब्लैकविंड साम्राज्य केवल एक उच्च रैंक वाला साम्राज्य था और वह सम्राट नहीं था। वह केवल सशस्त्र बलों के ग्रैंड मार्शल का बेटा था। यदि सम्राट आता भी तो उसे आदरपूर्वक नियमों का पालन करना पड़ता, उसकी तो बात ही छोड़िए। ठीक है, मैं अपने दोस्त को ले जा रहा हूँ। कुछ और भी है? अगर और कुछ नहीं है तो खो जाओ। उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने झाओ पैन को अपने साथ खींच लिया और कुछ शब्द कहने के बाद वह सीधे बाहर चला गया। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका साहस येहुआन जितना बड़ा नहीं था। यहाँ तक कि मध्य श्रेणी के साम्राज्यों के लोगों ने भी शानदार कपड़े पहने युवक के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि येहुआन ने न केवल ऐसा किया बल्कि उसे डांटा भी। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर मैं लिन ज़िरोंग तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। अल्पिराम अल्पिराम। उस परेशानी भरी जगह को छोड़ने के बाद येहुआन सीधे झाओ पैन और जियांग जियान को उनके निवास पर वापस ले आए। येहुआन, इस बार तुम? झाओ पैन अंततः पूछे बिना नहीं रह सका। येहुआन बैठ गया और बोला, क्या आपको लगता है कि मैं तरकीन हूँ और इससे बहुत बड़ी बात हुई? झाओ पैन ने सिर हिलाया। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि प्रणाम करने और उन्हें दादा कहने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि यह शर्मनाक था। यह उसके माता पिता के मारे जाने और उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट करने से बेहतर था। तुम बहुत भूले हो। वे स्पष्ट रूप से मनोरंजन की तलाश में हैं। यदि आप प्रणाम करते और उन्हें दादा भी कहते तो भी वे आपको जाने नहीं देते। इसके अलावा वे आपका फायदा उठाते रहेंगे। फिर वे आपके साथ कुत्ते की तरह व्यवहार करेंगे और यहाँ तक कि आपसे उनके जूते चाटने के लिए भी कहेंगे।
येहुआन की बात खत्म होने के बाद वह एक पल के लिए रुके और आगे कहा, अब हालांकि मामला खत्म हो गया है, फिर भी ठीक है। ये सोअरिंग हेवन मेंशन है, इसलिए वे फिलहाल हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब तक हम सोअरिंग हेवन मेंशन की परीक्षा पास कर लेते हैं, भले ही हम येलो मेंशन में प्रवेश कर लें, वे गहन सूर्य साम्राज्य के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। येहुआन की बातें सुनने के बाद झाओ पैन को भी लगा कि इसका कोई मतलब है, लेकिन सोअरिंग हेवन मेंशन का परीक्षण 10 में से 1 से भी कम है। अभी सच्ची ऊर्जा सीमा में कई लोग थे, मुझे डर लग रहा है, झाओ पैन ने चिंता से कहा। क्या तुम टूटने वाले नहीं हो? परीक्षण से पहले अभी भी 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में सच्ची ऊर्जा सीमा को तोड़ने का प्रयास करें। चिंता मत करो, यहाँ मेरे साथ, मैं तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब तक आप सोअरिंग हेवन मेंशन में प्रवेश करते हैं, आप अभी घुटने टेकने का बदला ले सकते हैं। येहुआन ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, मैं अब खेती शुरू करूंगा। झाओ पैन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। चूंकि मामला पहले ही हो चुका था, इसलिए चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। वह केवल तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता था। जब तक वह सोअरिंग हेवन मेंशन में प्रवेश कर सकता है, सभी खतरों का समाधान हो जाएगा। अध्याय का अंत। ठीक है, मुझे अभी भी कुछ व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान देना है। अगले कुछ दिनों के लिए बाहर मत जाओ, येहुआन ने कहा और तुरंत चला गया। जाने के बाद येहुआन जल्दी से उस स्थान पर लौट आया जहां वह अभी था। इस समय अभी भी कई लोग खुली जगह में एकत्र हुए थे। लिंजिरोंग नामक अच्छे कपड़े पहने युवक भी वहां था। कमीने, तुम अब भी बाहर आने की हिम्मत करते हो? अच्छे कपड़े पहने युवक ने येहुआन को देखा और तुरंत चिल्लाया। ट्रैश, तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मत भूलो कि तुम पर मेरा कुछ है। येहुआन ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। फिर तुम बाहर क्यों आए? क्या आप मुझे इससे धमकी देने जा रहे हैं? सजे धजे युवक ने सवालिया लहजे में पूछा। उसे सचमुच डर था कि येहुआन इस मामले की रिपोर्ट करेगा और उसे अयोग्य घोषित कर देगा। किसी को पता होना चाहिए कि वह इस बार सोअरिंग हेवन मेंशन में आने में सक्षम था, क्योंकि ब्लैकविंड एम्पायर के शाही परिवार के पास इस साल कोई उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं थी, इसलिए कोटा उसे दिया गया था। अगर उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो हो सकता है कि वह अगले साल वापस ना आ सकें। इसके अलावा यदि उसे सोअरिंग हेवन मेंशन द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था तो ये ठीक होगा यदि वह एकमात्र ब्लैकलिस्टेड था। अगर पूरे साम्राज्य को काली सूची में डाल दिया जाता तो भले ही उनके पिता ग्रैंड मार्शल होते, लेकिन वे इसका परिणाम नहीं भुगत पाते। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जितना गंदा नहीं हूँ। येहुआन ने ठंड से खर्राटे लिए और अचानक एक दीवार पर कूद गया। उसने अपनी छाती से एक ठंडी हल्की तलवार निकाली और कहा, हर किसी, मेरे पास यहाँ मध्य श्रेणी की आत्मा कलाकृतियों का एक बैच है। क्या कोई है जो उन्हें चाहता है? इन शब्दों के बाहर आते ही इसने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या मध्य ग्रेड आध्यात्मिक हथियार? उद्धरण चिन्ह। ये कैसे संभव है? यह आदमी केवल निचले स्तर के साम्राज्य से है, उसके पास मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार कैसे हो सकता है? लेकिन उसके हाथ में तलवार की आभा एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार प्रतीत होती है। चलो एक नजर डालते हैं। तुरंत लोगों ने उसे घेर लिया। क्या आपकी तलवार वास्तव में एक मध्य ग्रेड आध्यात्मिक हथियार है? आप इसे कितने में बेचने जा रहे हैं? एक युवक ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे पूछा। ये भाग्य है कि हम यहाँ मिल सकते हैं। ये नवनिर्मित कोल्ड लाइट तलवार केवल 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के लिए बिक रही है। येहुआन ने धीरे से कहा। क्या 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर? हंगामा मच गया। एक मध्य श्रेणी के स्पिरिट हथियार की कीमत वास्तव में लगभग 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे, लेकिन ये हमेशा अमूल्य था। मध्य श्रेणी की आत्मा कलाकृतियां आमतौर पर उच्च रैंक वाले साम्राज्यों में दिखाई देती थीं, और हर बार जब वे दिखाई देती थीं तो उन्हें स्थानीय ताकतों द्वारा छीन लिया जाता था। परिणामस्वरूप उन निम्न स्तरीय और मध्य स्तरीय साम्राज्यों के लिए उनमें से मुट्ठी भर प्राप्त करना बहुत कठिन था। यदि एक मध्य रैंक साम्राज्य एक मध्य रैंक स्पिरिट हथियार खरीदना चाहता है तो उन्हें हजारों निम्न रैंक स्पिरिट पत्थर खर्च करने होंगे। इसके अलावा उन्हें इसे खरीदने के लिए अपने कनेक्शन पर निर्भर रहना होगा, इसलिए लागत 3000 से कम नहीं होगी। लेकिन अब वास्तव में सबसे कम कीमत पर बिक्री के लिए एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार था। आप झूठ नहीं बोल सकते, है ना? आप बस एक निम्न स्तरीय साम्राज्य से हैं। आपके पास मध्य श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति कैसे हो सकती है? किसी ने पूछा। हे, तो क्या हुआ अगर यह एक निम्न स्तरीय साम्राज्य है? क्या निचले स्तर के साम्राज्यों के लोगों के पास खजाना नहीं हो सकता? येहुआन मुस्कुराया और अचानक उसके सामने तलवार की मूठ फैलाते हुए कहा, क्या आप इसे देखते हैं? यह मध्यम श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा बनाई गई थी। भीड़ फिर से हंगामे में घिर गई। उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बना सकता है। मध्यम श्रेणी की स्पिरिट आर्टिफैक्ट फोर्जिंग मास्टर, ये कैसे संभव है? हमारे देश में कोई मध्यम श्रेणी की स्पिरिट आर्टिफैक्ट फोर्जिंग मास्टर नहीं है। लेकिन उस फैटी ने अभी उसे येहुआन कहा था। स्वर्ग, एक मध्यम श्रेणी की स्पिरिट आर्टिफैक्ट फोर्जिंग मास्टर एक निम्न स्तरीय साम्राज्य को मध्य स्तरीय साम्राज्य में बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है। देखने वालों ने एक दूसरे को अविश्वास से देखा। इस समय अच्छे कपड़े पहने युवा लिंजिरोंग अचानक आगे बढ़े। यह नकली है, यह निश्चित रूप से नकली है। नाम उसने बाद में तराशा होगा। क्या आप ऐसा मानते हैं? उनकी याद दिलाने के बाद देखने वालों की आंखें चमक उठीं। ये वास्तव में संभव था। यह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं। वैसे भी यह एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है। येहुआन समझाने में बहुत आलसी थे और उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि हर कोई आमतौर पर निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग करता है। परीक्षा में भाग लेने के लिए सभी यहाँ हैं। यदि आप मध्यम श्रेणी की स्पिरिट आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सकते हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण करने की संभावना बहुत अधिक होगी। क्या कोई है जो इसे खरीदना चाहता है? भीड़ अब भी झिझक रही थी। मध्यम श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति सस्ती नहीं थी, इसलिए उन्हें सावधानी से सोचना पड़ा। मैं यही हूँ। यदि मध्यम श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति नकली है तो मैं माफी मांगने के लिए मौके पर ही आत्महत्या कर लूंगा। सच कहूँ तो मेरे पास केवल 10 कोल्ड लाइट तलवारें हैं, लेकिन आप में से लगभग 100 हैं, इसलिए यह पहले आओ पहले पाओ है। क्या कोई है जो सबसे पहले अलग दिखने वाला पक्षी बनना चाहता है? येहुआन की आवाज़ बहुत तेज थी। टीएस सजी धजी जवानी अचानक सूख गई। वास्तव में पहले से ही कई लोग थे जो इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन वे चिंतित थे कि लिंजिरोंग इसे खरीदने के बाद उन्हें याद करेंगे। आखिरकार लिंजिरोंग और अन्य दो को छोड़कर उपस्थित सभी लोग मध्य स्तर या निम्न स्तर के साम्राज्यों से थे। इस समय किसी ने अचानक पूछा, मेरी इंड स्पेशियल रिंग में इतने क्रिस्टल नहीं हैं।
क्या मैं इसकी भरपाई के लिए अन्य चीज़ों का उपयोग कर सकता हूँ? बेशक, येहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं इसे आजमाऊंगा। एक युवक भीड़ से बाहर चला गया और फिर कुछ क्रिस्टल और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को बाहर निकाला जो उसने इतने सारे लोगों के सामने खेती के लिए इस्तेमाल किया था। बहुत अच्छा, संख्या सही है, इसे ले लो। येहुआन ने सीधे जमीन पर चीजें ले ली और फिर कोल्ड लाइट तलवार फेंक दी। क्लैंग, युवक ने अचानक कोल्ड लाइट तलवार निकाली और फिर आकाश की ओर कट गया। एक मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के प्रवर्धन के साथ हमला बहुत तेज था और यह सैकड़ों मीटर दूर होने के बाद ही गायब हो गया। ये वास्तव में एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, हा हा हा। युवक खुशी से पागल हो गया था। मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के साथ उनके परीक्षा उत्तीर्ण करने की संभावना बहुत अधिक थी। उपस्थित सभी लोग चुप थे। उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी आंखें चारों ओर घुमाई और पाया कि बहुत से लोग उन्हें चौड़ी आंखों से घूर रहे थे। इस समय येहुआन ने भक्षण स्थान से एक समान ठंडी रोशनी वाली तलवार निकाली और कहा, दूसरी, ये कौन चाहता है? मुझे ये चाहिए, मैं भी, मेरे लिए एक छोड़ दो। भीड़ में हंगामा मच गया और वे सभी चिल्लाने लगे और एक खरीदने की कोशिश करने लगे। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ 9 टोकन हैं। जिनके पास टोकन है वे उन्हें क्रम में खरीद सकते हैं। चलो चलें। येहुआन की बात खत्म होने से पहले 9 टोकन उड़ गए। युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर तुरंत टोकन के लिए लड़ने के लिए बाहर निकले। नंबर 1, मैं नंबर 1 हूँ। क्रिस्टल यहाँ है, इसे मुझे दे दो। ठीक है, इसे ले लो। मैं नंबर 2 हूँ, यहाँ। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3 यहाँ है। अल्पिराम डॉट। आधे मिनट से भी कम समय में येहुआन ने 8 कोल्ड लाइट तलवारें बेची। नंबर 9 टोकन कहाँ है? येहुआन ने आश्चर्य से पूछा। नीचे के लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से किसी को भी 9 नंबर का टोकन नहीं मिला था। 9 नंबर का टोकन उसके द्वारा चकनाचूर कर दिया गया। अचानक कोई चिल्लाया। फिर हर किसी ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रहा था और अंत में अच्छे कपड़े पहने युवक लिन जिरोंग पर उतरा। तो क्या हुआ अगर मैंने इसे तोड़ दिया? लिन जिरोंग ने सूंघा। अध्याय का अंत। हमेशा ऐसे कुत्ते होते हैं जो आप जहां भी जाते हैं लोगों को काटते हैं। भाइयों, मुझे क्षमा करें। चूंकि कोई परेशानी पैदा कर रहा है, मैं फिलहाल आखिरी मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार नहीं बेचूंगा। येहुआन की बात खत्म होने के बाद वह जल्दी से चला गया। उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। तुरंत किसी ने लिन जिरोंग को जमकर घूर कर देखा। यदि ये लिन जिरोंग के लिए नहीं होता तो उन्हें इसे खरीदने का मौका मिल सकता था। लिन जिरोंग को एहसास हुआ कि वह येहुआन के जाल में फंस गया है। उन्होंने खुद को बहुत लापरवाह होने और एक टोकन तोड़ने के लिए दोषी ठहराया। अब वह इतने सारे लोगों से नफरत करता था। लानत है कमीने, अगर मैं, लिन जिरोंग, तुम्हें मत मारूं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। अल्पविराम। येहुआन ने 9 फ्रॉस्टलाइट तलवारों से कुल 4500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल अर्जित किए। हालांकि कुछ विसंगतियां थीं, लेकिन अंतर बड़ा नहीं था। वापस जाते समय उसने ये सारा सामान खा लिया। डिंग, मेजबान सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया है। उसके भक्षण बिंदु अंततः 10 लाख से अधिक हो गए थे। लिन जिरोंग भी ट्रू एनर्जी दायरे के मध्य चरण में थे। भले ही येहुआन नहीं टूटा, फिर भी वह उसे आसानी से मार सकता था। अब वह के माध्यम से तोड़ दिया था। वह पानी में एक मछली की तरह था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह चिकन की तरह एक पीक स्टेज ट्रू एनर्जी रियलम कल्टिवेटर को मारने में सक्षम हो सकते हैं। आध्यात्मिक हथियार रखने के अलावा उच्च श्रेणी के साम्राज्य के लोगों के पास मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक मार्शल आर्ट भी हो सकती है। मैं लापरवाह नहीं हो सकता। 3 दिन बाद परीक्षण में लिन जिरोंग मुझ पर एक कदम उठा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। येहुआन की आंखें टिमटिमा गईं। अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते हैं तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। अगर लोग मुझे अपमानित करते हैं तो मैं उन्हें 10 गुना वापस भुगतान करूंगा। घर लौटने के बाद येहुआन ने तुरंत एक स्पिरिट गैदरिंग गैलरी की स्थापना की। उन्होंने अनुमान लगाया कि झाओ पैन और जियांग के 3 दिनों में टूटने की 90% संभावना थी। उसी समय उन्होंने एक खरीदने के लिए हजारों भक्षण बिंदु खर्च किए। ये स्काई सिल्कवर्म स्नो सिल्कन हैंड्स नामक एक मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का खाका था। अब धनुष और तलवार का उपयोग करने के अलावा वह कभी कभी अपनी मुट्ठियों का भी उपयोग करता था। इसलिए उन्हें मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार दस्ताने की एक जोड़ी की आवश्यकता थी। सब तैयार था, बस एक ही चीज की कमी थी। इन 3 दिनों में इस इलाके में कई लोग आए। अनुमान लगाया गया कि कम से कम 500 लोग थे। इतना ही नहीं, महान तांग राजवंश के लोग भी आए। इसके अलावा जो 3 लोग आए वे सभी सच्चे गहन क्षेत्र में थे, जो बेहद भयानक था। ऐसा कहा गया था कि उन तीनों ने इन्हें टैलेंट टेस्ट में इंटरमीडिएट उत्कृष्ट ग्रेड हासिल किया था और उनमें से एक येहुआन से भी मजबूत था। भले ही उन्होंने परीक्षा नहीं दी, फिर भी वे सीधे नर्क की जागीर में प्रवेश कर सकते थे। इस व्यक्ति को महान तांग राजवंश का युवराज तांग तियान कहा जाता था। 3 दिनों की खेती के बाद झाओ पैन और जियांग अंततः समूह के बाकी सदस्यों के साथ पकड़ बनाते हुए ट्रू एलिमेंट सीमा तक पहुंच गए। अल्पविराम। चौथे दिन की सुबह कई सोअरिंग स्काई रॉक्स ने इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी। हर कोई चौक पर इकट्ठा हो जाओ। सबके कानों में एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंज उठी। वे सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि वे तुरंत हवेली से बाहर निकले और प्लाजा की ओर चले गए। इस समय 10 सोअरिंग स्काई रॉक्स पहले ही चौक पर उतर चुके थे। 1 मिनट से भी कम समय में इस इलाके के सभी लोग प्लाजा पर पहुंच गए थे। इसके बाद सोअरिंग फर्मामेंट रॉक के एक बूढ़े व्यक्ति ने जोर से कहा, सोअरिंग फर्मामेंट मेंशन की परीक्षा शुरू होने वाली है। हर कोई सोअरिंग फर्मामेंट रॉक पर चढ़ें और परीक्षा मैदान की ओर जाएं। उनकी बात खत्म होने के बाद कोई सीधे सोअरिंग स्काई रॉक पर कूद गया। ये सोअरिंग स्काई रॉक एक हवाई जहाज से भी बड़ा था, इसलिए 50 लोगों के लिए इसकी पीठ पर खड़ा होना कोई समस्या नहीं होगी। येहुआन और अन्य 2 भी सीधे कूद गए, लेकिन जैसे ही वे उतरे एक ठंडी खर्राटे तैर गई। हम दुश्मन सचमुच एक संकरी सड़क पर मिलते हैं। येहुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और देखा। क्या उनके सामने खड़े व्यक्ति को उनसे द्वेष नहीं था? लिन जिरोंग, क्या आप मरना चाहते हैं? इतनी जल्दी मत करो, येहुआन ने शांति से कहा। लिन जिरोंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि तुम घुटने टेककर 3 बार मेरे सामने झुकोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। बेवकूफ। येहुआन ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे झाओ पैन और जियांग को केंद्र में ले गए। हालांकि सोअरिंग स्काई रॉक की पीठ बड़ी थी, अगर वह हवा से उड़ जाती तो वे निश्चित रूप से मर जाते।
ये जुबान और अन्य दो के जाने की पीठ को देखते हुए लिंजेरोन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और बुदबुदाया, आप लोग निश्चित रूप से बुरी तरह मर जाएंगे। बहुत जल्दी कई सौ लोग सोआरिंग स्काई रॉक के पीछे चढ़ गए। उतारना, लीड में बूढ़ा चिल्लाया। 10 सोआरिंग स्काई रॉक ने अपने बड़े पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया और एक निश्चित दिशा में उड़ते हुए हवा में उड़ने लगे। अब तक येहुआन ये भी समझ गए थे कि ये सोआरिंग स्काई रॉक सभी सच्चे अंधेरे क्षेत्र के आध्यात्मिक जानवर थे। उनकी उड़ान की गति बेहद तेज थी और एक दिन में 1 लाख मील की यात्रा कर सकती थी। हालांकि ये सोआरिंग स्काई रॉक एक बड़ी घाटी के प्रवेश द्वार पर रुकने से पहले पूरे आधे घंटे तक उड़ते रहे। पहुंचने के बाद कई सौ लोगों ने नेतृत्व में बूढ़े व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया और जमीन पर उतर गए। फिर बूढ़े आदमी ने अपना लंबा भाषण शुरू किया। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं यांग ताई हूं, सोआरिंग स्काई मैंशन का बुजुर्ग। आज मैं ग्रेट तांग राजवंश शिविर का मुख्य परीक्षक बनूंगा। आपके महान तांग राजवंश में कुल 573 लोग हैं और आपका प्रतिद्वंद्वी महान जोहू राजवंश है। अब ध्यान से सुनो, इस घाटी में 2 प्रवेश द्वार हैं। ग्रेट जोहू राजवंश दूसरे प्रवेश द्वार पर है। वहीं इस घाटी के बीच में एक बड़ी नदी है। यह विभाजन रेखा है। आपको जो करना है वह बड़ी नदी से गुजरना है और 1 महीने के भीतर दूसरे पक्ष के 5 संतरी टावरों में पगोडा सप्रेसिंग स्टोन्स को नष्ट करना है। जिस भी पक्ष के 5 पगोडा दबाने वाले पत्थर नष्ट हो जाएंगे वही पक्ष हार जाएगा। अगर 1 महीने के बाद कोई विजेता नहीं होता है तो हम बचे हुए पगोडा सप्रेसिंग स्टोन्स की संख्या के आधार पर विजेता का फैसला करेंगे। यदि कोई टाई है तो हम जीवित बचे लोगों की संख्या के आधार पर निर्णय लेंगे। अगर टाई हुई तो हम फिर से फैसला करेंगे। प्रत्येक शिवालय दबाने वाला पत्थर एक संरचना के साथ स्थापित किया गया है। इसे इंटरस्पेशियल रिंग में संग्रहित नहीं किया जा सकता है और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। बूढ़े आदमी की बात खत्म होने के बाद उसने अपनी इंटरस्पेशियल रिंग से एक बड़ा पैकेज निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। ये ग्रेट तांग राजवंश शिविर के पहचान प्रतीक हैं। प्रत्येक टोकन एक संरचना के साथ स्थापित किया गया है और इसे इंटरस्पेशियल रिंग में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। जब तक आप इसे अपने साथ ले जाते हैं तब तक आप अपने आसपास के लोगों को महसूस कर पाएंगे। फिर सोआरिंग स्काई मैंशन का एक दूत जमीन पर कूद गया और तुरंत टोकन वितरित कर दिया। इस समय क्षितिज में अचानक प्रकाश की एक किरण चमक उठी। बूढ़े ने देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कुछ दिशाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, महान जोहू राजवंश तैयार है। महान तांग राजवंश के 5 संतरी टावर इन दिशाओं में हैं। चलो शुरू करते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह सीधे सोआरिंग स्काई रॉक पर सवार हुए और ऊपर उड़ गए, यहाँ तक कि लोगों को सवाल पूछने का समय भी नहीं दिया। सोआरिंग स्काई मैंशन मूल्यांकन की पहली लड़ाई शुरू हो गई थी। बूढ़े आदमी के जाने के बाद एक व्यक्ति तुरंत एक पेड़ पर कूद गया और जोर से कहा, हर कोई, मैं महान तांग राजवंश का क्राउन प्रिंस तांग तियान हूँ। ये पहली लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम केवल जीत सकते हैं और हार नहीं सकते। अगला, मैं कमांडर बनूंगा। उद्धरण चिन्ह। तांग तियान का जन्म महान तांग राजवंश के शाही परिवार में हुआ था, इसलिए उनका जन्म एक दबंग आभा के साथ हुआ था। उनकी ट्रू डार्कनेस रियलम खेती के साथ किसी ने भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अध्याय का अंत तांग तियान ने चारों ओर देखा और जारी रखा। अभी बुजुर्ग ने कहा कि अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें दुश्मन के 5 संतरी टावरों को नष्ट करना होगा। हमारे यहाँ 500 से अधिक लोग हैं, इसलिए संतरी टावरों की सुरक्षा के लिए हमें 5 समूहों में विभाजित होना होगा। साथ ही हमें दुश्मन के इलाके पर आक्रमण करना होगा और संतरी टावरों को नष्ट करना होगा। यहाँ उच्च पदस्थ साम्राज्यों में से हर कोई कृपया बाहर आएं। इसके साथ ही कुछ लोग बाहर चले गए। ग्रेट तांग राजवंश शिविर में कुल 9 साम्राज्य थे और 27 लोग बाहर चले गए। महान तांग राजवंश सहित 9 उच्च रैंक वाले साम्राज्य आप में से ठीक 10 हैं। तुम में से 27 सेनापति होंगे और तुम में से हर एक 50-50 लोगों को चुनेगा। उसके बाद पश्चिमी वेई साम्राज्य, चीपिंग साम्राज्य, ये 4 साम्राज्य नदी पार करने के लिए मेरा पीछा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। तांग तियान ने एक साथ 4 साम्राज्यों के नाम पुकारे। उसे मिलाकर 250 लोग थे, जो कुल का लगभग आधा था। महामहिम, हम नदी पार किए बिना 5 संतरी टावरों की रक्षा करना भी चुन सकते हैं। अचानक किसी ने पूछा, यह एक तरीका है, लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन अपने विशेषज्ञों को इकट्ठा करे और हमारे संतरी टावरों को एक एक करके नष्ट कर दे? इसलिए हम सिर्फ बचाव नहीं कर सकते, हमें हमला करना होगा। तांग तियान ने समझाया और दूसरे पक्ष के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने आगे कहा, तुम 9 साम्राज्यों, जल्दी से अपने लोगों को चुनना शुरू करो। इस समय येहुआन और अन्य 2 भीड़ के बीच में खड़े थे। उनके चेहरे काले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिनजेरोन कमांडर बनेगा। ऐसा लगता है कि वह निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाएगा। जाओ, जगह बदलते हैं, येहुआन ने धीरे से कहा। एन झाओ पैन और जियांग जियान बेवकूफ नहीं थे और उन्होंने तुरंत स्थान बदल लिया। लेकिन इस समय अचानक एक आवाज आई, येहुआन, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? यह आवाज सुनकर येहुआन अपने ट्रैक पर रुक गया, लेकिन अगले ही पल 3 आकृतियां उनके सामने आ गईं। ये लिनजेरोंग और उनके 2 अनुयायी थे। क्यों आप हम तीनों को चुनना चाहते हैं? येहुआन ने अपना सिर उठाया और लिनजेरोंग की ओर देखा। बकवास, 3 दिन पहले तुम मेरे सामने इतने अहंकारी थे, क्यों अब डर गए हो? लिनजेरोंग ने मुस्कुराते हुए येहुआन की ओर देखा। हे, चूंकि तुम्हें बहुत दिलचस्पी है, निसंदेह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। येहुआन की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। अपनी ताकत से वह निश्चित रूप से लिनजेरोंग को मार सकता था, लेकिन वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे और तांग तियान जो सच्चे गहन क्षेत्र में था वह फिलहाल ऐसा नहीं कर सका। हाँ, तो फिर आप तीनों मुझसे मिलकर खुद को भाग्यशाली समझें, नहीं तो आपको मोर्चे पर जाना होगा। लिनजेरोंग हंसे, फिर दूसरों को चुनना शुरू किया। आप झाओ पैन और जियांग जियान को एक तरफ लाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? झाओ पैन ने चिंतित होकर पूछा। ये ठीक है, अभी तांग तियान ने ब्लैक विंड साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया था, इसलिए हम संतरी टावर पर तैनात थे। जब हम संतरी टावर ढूंढने निकलेंगे तो मैं सीधे उसे मार डालूंगा और फिर हम चले जाएंगे। येहुआन ने धीमी आवाज में कहा, वह तांग तियान द्वारा नियुक्त कमांडर है क्या वह? झाओ पैन ने फिर पूछा। चिंता मत करो, बस मुझे देखो, येहुआन ने सूंघा। झाओ पैन और जियांग जियान को दूर लाने का कारण यह नहीं था कि वह लिनजेरोंग से डरता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे बड़ी तस्वीर पर विचार करना था। यदि ग्रेट तांग राजवंश और ग्रेट जोहू राजवंश के पास एक ही संतरी टावर होता तो ये जीवित बचे लोगों की संख्या पर निर्भर करता। शायद उनमें से 3 कुंजी होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिनजेरोंग खुद मौत की सजा देंगे। चूंकि ऐसा था, वह अपनी इच्छा पूरी करेगा। बहुत जल्दी 10 बड़े समूह आवंटित किए गए और प्रत्येक समूह में लगभग 50 लोग थे।
बहुत अच्छा, आप में से 4 लोग नदी पार करने के लिए मेरे पीछे आएंगे, बाकी 5 टीमें संतरी टावर की तलाश करेंगी और उसकी अच्छी तरह से रक्षा करेंगी। इसके अलावा दुश्मनों को अंदर घुसने से रोकने के लिए मेरे पास कुछ गुप्त संकेत हैं। उद्धरण चिन्ह। पहला, ग्रेट टैंक। दूसरा, ग्रेट टैंक शब्द। तीसरा, हाथ का इशारा। यदि कोई मेल नहीं खाता है तो तुरंत उन्हें मार दें, संकोच न करें। उद्धरण चिन्ह। तामतियान ने बोलना समाप्त करने के बाद 5 टीमों का नेतृत्व किया और एक सीधी रेखा में चले गए। अच्छा, उज्ज्वल चंद्रमा साम्राज्य, मेरे पीछे आओ। ईस्ट सोर्स एम्पायर, मेरे पीछे आओ। उनके जाने के बाद शेष कुछ कमांडरों ने भी संतरी टावर की तलाश के लिए अपनी टीमों का नेतृत्व किया। ब्लैक विंड एम्पायर, मेरे पीछे आओ। लिंजिरोंग ने मार्ग प्रशस्त करते हुए कहा। वे पहले संतरी टावर पर जा रहे थे। येहुआन आश्चर्यचकित था। लिंजिरोंग घूम गया और चला गया। क्या उसे डर नहीं था कि वे भाग जाएंगे? हालांकि वह ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ये पता चला कि लिंजिरोंग के 2 अनुयायी पहले ही उसके पीछे आ चुके थे और उसकी निगरानी कर रहे थे। झाओ पैन, जियान, तुम दोनों मेरे सामने जाओ, येहुआन ने धीरे से कहा। चूंकि दोनों अनुयायी पीछे थे इसलिए उनके लिए पीछे की ओर आना सबसे अच्छा था। उसे डर था कि दोनों अनुयायी अचानक झाओ पैन और जियान पर हमला करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। ब्लैकविंड साम्राज्य के 50 लोग भी सीधे जंगल में घुस गए, जो थोड़ा अव्यवस्थित लग रहे थे। हालांकि लिंजिरोंग के 2 अनुयायी हमेशा येहुआन के पीछे चलते थे, उन्हें डर था कि येहुआन भाग जाएगा। येहुआन ने इसका अनुमान लगाया। जब तक उन्हें संतरी टावर मिलता, लिंजिरोंग शायद उन पर कदम उठाते। इसलिए येहुआन भी अपने दिल में योजना बना रहा था कि इन दोनों लोगों से कब छुटकारा पाया जाए। जब लिंजिरोंग लोगों का चयन कर रहे थे तो वह वास्तव में उनका आकार बढ़ा रहे थे। 50 लोगों में से सच्चे आत्मा क्षेत्र के चरम पर लगभग 20 लोग थे, सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में 30 लोग थे और केवल वह और लिंजिरोंग ही सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के मध्य चरण में थे। इसलिए येहुआन की ताकत इस समूह में सबसे मजबूत थी। लगभग 20 मिनट के बाद आखिरकार उन्हें अपने सामने एक विशाल पत्थर की मीनार दिखाई दी। 2 मिनट बाद वे पत्थर की मीनार के नीचे पहुंचे। ब्लैक सन आयरन, ये वास्तव में ब्लैक सन आयरन से बना है। हे भगवान, क्या ये ब्लैक सन आयरन है? उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक। उद्धरण चिन्ह। ये कम से कम 100 मीटर लंबा है। इस पत्थर की मीनार को बनाने के लिए बहुत सारा ब्लैक सन आयरन ढेर हो गया है। हे भगवान, ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक सन आयरन बेहद कठोर होता है। यहाँ तक कि सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर विशेषज्ञ भी इस पर कोई छाप नहीं छोड़ सकते। सभी चौंक गए। उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां स्वाभाविक रूप से महंगी थीं। केवल ये पत्थर की मीनार ही एक उच्च पद के साम्राज्य या उनमें से कई की संपत्ति के बराबर थी। येहुआन भी हैरान था। वह पत्थर की मीनार के नीचे तक गया और उसे छुआ। डेवोड, उसने मन ही मन कहा, क्षमा करें, मैं इसे खा नहीं सकता। ये सिस्टम की अधिसूचना थी। धिक्कार है, मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पत्थर का टॉवर बहुत बड़ा है या क्योंकि यहाँ एक संरचना है। येहुआन सचमुच नाराज था। उसके सामने का पत्थर का टॉवर एक उच्च पद के साम्राज्य के पत्थर के टॉवर के बराबर था, लेकिन दुख की बात है कि वह इसे खा नहीं सका। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि उन्होंने इस पत्थर के टॉवर को खा लिया तो वह सच्चे गहन क्षेत्र या यहाँ तक कि दिव्य कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। लेकिन बहुत बुरा, वह नहीं कर सका। मैं तांग राजवंश के पहचान पदक को अपनी भंडारण रिंग में नहीं रख सकता और मैं इसे खा भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी प्रकार का उन्नत गठन है, मुझे बाद में इसका पता लगाना होगा। येहुआन ने अपने मन में कहा। ठीक है, सब लोग टावर पर चढ़ो। ठीक इसी समय लिंजिरोंग ने अचानक कहा। नीचे के लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। वे सभी शीर्ष पर नजर डालने की तैयारी करते हुए टावर पर चढ़ गए। येहुआन और अन्य लोग ऊपर जाकर देखने वाले थे कि लिंजिरोंग ने अचानक कहा, येहुआन, तुम तीनों मेरे साथ आओ और देखो। जैसी उम्मीद थी, लोमड़ी की पूंछ खुल गई। ठीक है, येहुआन मुस्कुराया। वह अभी भी सोच रहा था कि लिंजिरोंग से कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष खुद को उसके पास पहुंचाएगा। येहुआन के पीछे जाने से पहले झाओ पैन और जियान ने एक दूसरे पर नजर डाली। लिंजिरोंग अपने 2 साथियों और येहुआन और अन्य लोगों के साथ चले गए। वे तेजी से आगे बढ़े और पलक झपकते ही पत्थर के शिवालय को छोड़ दिया। येहुआन, मुझे, लिंजिरोंग, आपके साहस के लिए आपकी प्रशंसा करनी होगी। लिंजिरोंग अचानक रुक गया और पलट गया। हाँ, मुझे, येहुआन को भी आपकी मूर्खता के लिए आपकी प्रशंसा करनी होगी। येहुआन ने उनके स्वर की नकल की। लिंजिरोंग को पहले से ही भरोसा था कि येहुआन उसके नियंत्रण में है, इसलिए वह कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। ये सुनकर वह 3 बार हंसा और पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं निश्चित रूप से समूह पर हमला करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप केवल उन दोनों को हिलाएंगे। येहुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। लिंजिरोंग अन्य 3 की तरह ही मध्य चरण के ट्रू एनर्जी दायरे में थे और उनके कमीने शुरुआती चरण के ट्रू एनर्जी दायरे में थे। मुझे नहीं पता कि आपको अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। एक निचले स्तर के साम्राज्य के एक नीच कमीने की मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वेई जी, जाओ और उसे मार डालो। लिंजिरोंग की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके बाद छोटी आंखों वाला साइडकिक बाहर चला गया। हालांकि वह केवल प्रारंभिक चरण के सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में थे, वे एक उच्च स्तरीय साम्राज्य से आए थे और श्रेष्ठता की भावना के साथ पैदा हुए थे। उन सभी ने सोचा कि वे उच्च खेती वाले क्षेत्रों में दुश्मनों को मार सकते हैं। बच्चे, मुझे देखने दो कि तुम क्या करने में सक्षम हो। छोटी आंखों के नौकर ने अपनी लंबी तलवार खोल दी। चाल मत करो, येहुआन भी बाहर निकलने से पहले फुसफुसाया। उन्होंने पाया कि उनके नौकर की कीमती तलवार अभी भी एक मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति थी। एक उच्च स्तरीय साम्राज्य वास्तव में एक उच्च स्तरीय साम्राज्य था। वे अमीर थे। उसे मार डालो, मुझे अभी भी वापस जाकर फॉर्मेशन की कमान संभालनी है। लिंजिरोंग फिर मुस्कुराए। वह ब्लैक विंड एम्पायर के ग्रैंड मार्शल के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास इस पहलू में कुछ कौशल था। ठीक है, स्मॉल आइज की साइड के अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह तुरंत आगे की ओर लपका। हालांकि जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उनके सामने एक आकृति दिखाई दी। फिर उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। काचा पुलाव के आकार की मुट्ठी के रूप में एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी जो सीधे कमीने की बाईं छाती के बाईं ओर गिरी। मन 2 आसुरी दरिंदों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट, टाइगर वुल्फ दहाड़। उनके पास दिल फटने से पहले अपनी दूसरी दहाड़ का उपयोग करने का समय भी नहीं था।
उसने एक और खून उगल दिया और पीछे की ओर गिर गया। येहुआन ने जल्दबाजी में उसकी कीमती तलवार और क्यान कुन रिंग छीन ली, फिर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। बाघ और भेड़िया दहाड़ काचा, दूसरे अनुयायी की भी एक पल में दुखद मृत्यु हो गई। शुरू से अब तक केवल 1 सेकंड बीत चुका था। यह दृश्य इतनी तेजी से हुआ कि लिंजिरोंग के पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। लिंजिरोंग ने अपने 2 अनुयायियों को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर ली जो लाशों में बदल गए थे। हालांकि अगले ही पल उसने फिर से राक्षसी जानवरों की दहाड़ सुनी। पैगोडा हाथ, लिंजिरोंग के पास अपना हथियार निकालने का समय नहीं था। उन्होंने सीधे आगे थप्पड़ मारा। एक पल में ट्रू एसेंस द्वारा बनाई गई एक विशाल लाल हथेली येहुआन की ओर बढ़ी। उसके सामने अचानक दबाव महसूस करते हुए येहुआन की आंखें सिकुड़ गईं। मध्यम श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट। एक उच्च श्रेणी का साम्राज्य वास्तव में एक उच्च श्रेणी का साम्राज्य था। मध्य श्रेणी के स्पिरिट वेपन के अलावा उनके पास मध्य श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट भी थी। हालांकि ये येहुआन की अपेक्षाओं के अंतर्गत भी था। लिंजिरोंग ने खाली हाथ मध्य श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट का उपयोग किया। हालांकि उसके पास केवल निम्न श्रेणी का टाइगर वुल्फ रोवर था, उसने मध्य श्रेणी का स्पिरिट वेपन स्काई सिल्कवर्म स्नोसिल्क हैंड्स पहना हुआ था। टाइगर वुल्फ दहाड़, दूसरी दहाड़, मेरे लिए तोड़ो। ये जुबान थोड़ा भी चकमा नहीं दे सका क्योंकि उसने फिर से मुक्का मारा। पेंग, जब 2 अलग अलग सच्चे सार टकराए तो एक हिंसक शॉकवेव उत्पन्न हुई। पास का एक पेड़ सीधे उड़ गया। यहाँ तक कि झाओ पैन, जिसने खुद को बचाने के लिए अपने सच्चे सार का इस्तेमाल किया था, लगभग उड़ गया था। 2 सच्चे सार लगभग एक ही समय में गायब हो गए। लिंजिरोंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। वह हथेली पर दूसरा प्रहार करने ही वाला था कि अनगिनत ब्लेड उसके शरीर में घुस गए। असंख्य फूलों की तलवार का तीसरा चरण। पू 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 पू। बिना किसी अपवाद के 72 ब्लेड लिंजिरोंग के शरीर में घुस गए। हालांकि प्रकाश की ये 72 किरणें शरीर के महत्वपूर्ण भागों से बचती थीं। लिंजिरोंग ने तुरंत एक दयनीय चीख निकाली। उसने जो सच्चा सार इकट्ठा किया था वह नष्ट हो गया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बेवकूफ़ क्यों कहा, है ना? येहुआन लिंजिरोंग के पक्ष में चला गया। असंभव, आप में इतनी ताकत कैसे है? लिंजिरोंग ने अपने दांत पीसकर अविश्वास से कहा। कर्ट, वो एक उंगली भी नहीं हिला पाया। मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीवित रहने देना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मौत की सजा दोगे। येहुआन ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी उतार दी। इसकी जांच करने के बाद उन्होंने पूछना जारी रखा, आपने अभी जो उपयोग किया वह मध्य श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट थी, है ना? तो क्या हुआ अगर ये था? अब मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। मुझे मिड ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट बताओ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? येहुआन ने एक चालाक अभिव्यक्ति का खुलासा किया। एक मध्य श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट लाखों मार्शल आर्ट के लायक थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अभी हथेली का प्रहार कम से कम 10 लाख अंक का था। यदि वह इसे प्राप्त कर सकता है तो वह बहुत सारे भक्षण अंक बचा सकता है। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा? लिंजिरोंग मूर्ख नहीं बनेंगे। हे, आप ब्लैक विंड एम्पायर के ग्रैंड मार्शल के बेटे हैं। मारदून तो बहुत तकलीफ होगी। इसके अलावा सोअरिंग हेवन मैंशन में प्रवेश करने के बाद क्या मध्य श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट की कोई कमी होगी? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, इसे बर्बाद मत करो। येहुआन का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। हालांकि एक मध्य ग्रेड आत्मा स्तर मार्शल आर्ट कीमती था, क्या यह उनके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था? हालांकि लिंजिरोंग मौत से नहीं डरता था, लेकिन वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे जाने दोगे? लिंजिरोंग थोड़ा हिल गया था। इस समय येहुआन ने अचानक उपचार दवा की एक बोतल निकाली और लिंजिरोंग की चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा, मैं येहुआन अपने वचन का पक्का आदमी हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह मध्य श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट बुद्ध हैंड कीमती थी, लेकिन उनका जीवन और भी कीमती था। इस समय वह हताश था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और इस मार्शल आर्ट का मंत्र सुनाया। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो येहुआन निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। बहुत अच्छा, मैं इसे याद रखूंगा। अब जब येहुआन एक मिडिल स्टेज ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल आर्टिस्ट थे तो उनकी याददाश्त में काफी सुधार हुआ था, इसलिए उन्होंने एक बार में मंत्र याद कर लिया। डिंग, आपने मिड ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट बुद्ध हैंड को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया है। सीखने के लिए 150,000 भक्षण बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? डिंग, आपने सफलतापूर्वक मिड ग्रेड स्पिरिट क्लास मार्शल आर्ट बुद्ध हैंड हासिल कर लिया है। सीखने के लिए 150,000 भक्षण बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्या आप इसे सीखने की इच्छा रखते हैं? अधिसूचना सुनने के बाद येहुआन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि लिंजिरोंग ने उससे झूठ नहीं बोला था और मंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। बहुत अच्छा, आप बहुत ईमानदार हैं। येहुआन मुस्कुराया। मुझे जाने दो और हम अपनी शिकायतें भूल जाएंगे। लिंजिरोंग अंत में उसे याद दिलाना नहीं भूले। चिंता मत करो, मैं येहुआन अपने वचन का पक्का आदमी हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। येहुआन अचानक खड़ा हुआ और घूम गया। फैटी भाई, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। क्या? वे तीनों चौंक गए। यह आप पर छोड़ दें? ये लिंजिरोंग आपका आंतरिक दानव बन गया है। यदि आप उसे अपने हाथों से नहीं मारते हैं तो आपको भविष्य में खेती करने में परेशानी होगी। जाना। येहुआन ने समझाया। नहीं येहुआन कमीने, आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। लिंजिरोंग तुरंत चिल्लाया। क्षमा करें, मैंने एक शब्द खेल खेला। मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं दूसरों को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। येहुआन ने जमीन पर पड़े लिंजिरोंग को देखा और मुस्कुराया। फैटी भाई, चलो मार डालो। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम में से कोई मर न जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। ठीक है। इस बार झाओ पैन ने संकोच नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फ्रॉस्टलाइट तलवार से वार किया। चीर। तलवार के मांस को छेदने की आवाज बहुत तेज थी। फ्रॉस्टलाइट तलवार आसानी से लिंजिरोंग के दिल में घुस गई। लिंजिरोंग ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें दोहरी हार का सामना करना पड़ेगा। उसने न केवल येहुआन को फायदा पहुंचाया बल्कि उसकी भयानक मौत भी हुई। चीर। झाओ पैन ने फ्रॉस्टलाइट तलवार निकाली। उसी समय झाओ पैन की आंखों में अजीब सी झलक गायब हो गई। दरअसल लिंजिरोंग अनजाने में उसका आंतरिक दानव बन गया था। यदि वह खेती करना जारी रखता तो वह बहुत पागल हो सकता था, लेकिन अब ये चला गया था। फिर येहुआन ने लिंजिरोंग की इंटस्पेशियल रिंग ली और उन तीनों को दफनाने के लिए तुरंत एक गड्ढा खोदा। उन्होंने उनके पहचान टोकन भी नष्ट कर दिए।
ये हुआन, हम एक साथ बाहर आए। अगर हम तीनों वापस जाएं तो मुझे डर है कि हम पर संदेह किया जाएगा। जियान ने चिंता से कहा। किसने कहा कि हम वापस जा रहे हैं? ये हुआन अचानक हंस पड़ा। उन्होंने 3 यूनिवर्स रिंग्स की सामग्री को उल्टा कर दिया। वापस नहीं जा रहा। झाओ पैन भी हैरान रह गए। क्या उनका मिशन पहले संतरी टावर की सुरक्षा करना नहीं था? हाँ, हम वापस नहीं जा रहे हैं। ये हुआन ने सिर हिलाया और कहा, दोनों साम्राज्यों के बीच लड़ाई निश्चित रूप से बहुत बड़ी होगी। यदि आप लोग ऐसी अराजक लड़ाई में भाग लेते हैं तो मुझे डर है कि आप लोग बहुत बुरी तरह मर जाएंगे। जहां तक आप दोनों का सवाल है, आपका लक्ष्य केवल सोआरिंग फर्मामेंट हवेली में प्रवेश करना है, इसलिए आपको बस छिपने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। उनके अनुस्मारक के बाद झाओ पैन और जियान ने एक नजर डाली। दरअसल उनका लक्ष्य सोआरिंग फर्मामेंट हवेली में रहना था। वे हेल मैंशन या हेवन मैंशन में नहीं जाना चाहते थे। भले ही यह पीली हवेली हो, वे संतुष्ट होंगे। यही कारण है कि आप दोनों को इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आप 2 राउंड हार जाएं, फिर भी आप येलो मैंशन में प्रवेश कर सकते हैं। ये हुआन जारी रहा। लेकिन सोआरिंग फर्मामेंट मैंशन सैकड़ों शिष्यों को स्वीकार नहीं करेगा। झाओ पैन ने फिर पूछा। ये सही है, लेकिन आप दोनों पहले ही सच्ची ऊर्जा सीमा के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुके हैं। मध्य श्रेणी की स्पिरिट आर्टिफैक्ट और मध्य श्रेणी की स्पिरिट मार्शल आर्ट के साथ आप दोनों निश्चित रूप से मध्य श्रेणी के साम्राज्यों की प्रतिभाओं को पार कर सकते हैं। चिंता मत करो। ये हुआन ने एक कलम और कागज निकालते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने बुद्ध के हाथ का मंत्र लिखा। यह मध्य श्रेणी की स्पिरिट मार्शल आर्ट बुद्ध का हाथ है। बचे हुए समय का उपयोग इसे समझने में करें। यदि आप इसे सीख सकते हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण करना कोई समस्या नहीं होगी। ये हुआन ने मंत्र सौंप दिया। एक मध्य श्रेणी की स्पिरिट मार्शल आर्ट। क्या आप वाकई इसे हमें दे रहे हैं? झाओ पैन का जबड़ा गिर गया। यहाँ तक कि मध्य श्रेणी के साम्राज्यों में भी बहुत अधिक मध्य श्रेणी की स्पिरिट मार्शल आर्ट नहीं थी। यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो वे इसे एक राष्ट्रीय खजाने के रूप में संरक्षित करेंगे और लापरवाही से इसे चारों ओर नहीं फैलाएंगे। हालांकि ये हुआन ने लापरवाही से उन्हें ये दे दिया। उनके मन की व्यापकता सामान्य नहीं थी। जल्दी करो और इसे ले लो। मैं तुम दोनों को छिपने के लिए सुरक्षित स्थान पर लाऊंगा। ये हुआन ने आइटम को फेंक दिया। ये हुआन, मैं झाओ पैन वास्तव में एक अच्छा दोस्त हूँ। अब से मेरा जीवन तुम्हारा है। झाओ पैन की आंखें आंसुओं से भर रही थीं। जियान चुप रहा, लेकिन ये हुआन को लग रहा था कि वह ये हुआन का बहुत आभारी है। ठीक है, बहुत हो गई बकवास। मेरे पीछे आओ और मैं तुम दोनों को छिपा दूंगा। ये हुआन ने एक निश्चित दिशा में दौड़ते हुए कहा। झाओ पैन और जियान काफी पीछे रहे। लगभग 10 मिनट बाद वे एक चट्टान के नीचे पहुंचे। हिलना मत, मैं एक गुफा खोदने जा रहा हूँ। ये हुआन ने चट्टान पर मुक्का मारते हुए कहा। एक गुफा? क्या इसे खोजना आसान नहीं है? झाओ पैन ने आश्चर्य से पूछा। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। ये हुआन ने आगे कुछ नहीं बताया। उसने अपने स्वर्गीय रेशम की स्नोसिल्क हैंड से चट्टान को पागलों की तरह कुचलना शुरू कर दिया। उसकी ओर से एक पूर्ण शक्ति वाला मुक्का संभवतः चट्टान को तोड़ने में सक्षम होगा। उसके पंजों का एक आकस्मिक स्वाइप चट्टान में डूबने में सक्षम होगा। इस प्रकार उसके लिए खुदाई करना बेहद आसान था। सबसे पहले झाओ पैन और जियान ये हुआन के कार्यों को नहीं समझते थे, लेकिन वे जल्द ही समझ गए। उन्होंने पहले कई लोगों के छिपने के लिए जमीन से आधा मीटर से भी कम ऊपर एक गड्ढा खोदा। फिर उन्होंने हाथ की मोहरों की एक श्रृंखला बनाई जिसे झाओ पैन और जियान समझ नहीं सके। आप एक भ्रम संरचना स्थापित करने जा रहे हैं? झाओ पैन ने उत्सुकता से पूछा। ये सही है, आपको बस एक भ्रम निर्माण स्थापित करने की आवश्यकता है जिसे अन्य लोग नहीं खोज पाएंगे। यदि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है तो बस अंदर रहें और बाहर न आएं। इसके अलावा ये जगह संतरी टॉवर से काफी दूर है। अधिकांश लोग यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। ये हुआन ने कहा। आप जानते हैं कि गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाए, उपकरणों को कैसे परिष्कृत किया जाए और स्पिरिट संरचनाओं का उपयोग कैसे किया जाए। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप नहीं जानते? झाओ पैन पूछने से खुद को नहीं रोक सका। बहुत हो गई बात, आप लोग अंदर जाएं और देखें। ये हुआन को सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। ठीक है, झाओ पैन ने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। वह छेद के माध्यम से सीधे गुफा में चढ़ गया। छेद केवल प्रवेश द्वार था। अंदर घूमने के लिए अभी भी 100 वर्ग मीटर से अधिक जगह थी। आखिरकार यह एक गुफा थी जिसे ये हुआन ने काफी समय से खोदा था। जो चीजें गिरी वे सभी ये हुआन ने निगल ली थीं। सबूत का एक भी टुकड़ा पीछे नहीं छोड़ा गया। अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ हमारे लिए खेती करने के लिए पर्याप्त जगह है। झाओ पैन की उत्साहित आवाज अंदर से आए। चूंकि यह मामला है, मैं गठन स्थापित करना शुरू कर दूंगा। समुद्री बाजार का फलता फूलता मंडप मेरे लिए उठो। ये हुआन ने अंतिम हाथ की मोहर बनाई। फिर ट्रू युआन का विस्फोट हुआ। अपने हाथ की ताली से ये हुआन ने ट्रू युआन से पत्थर की चोटी पर प्रहार किया। फिर कुछ अजीब हुआ। पत्थर का छेद वास्तव में गायब हो गया। ये भ्रम निर्माण बहुत सरल था। इसने पत्थर की दीवारों को अन्यत्र से यहाँ तक अपवर्तित कर दिया। जब तक कोई अंदर नहीं पहुंचता उन्हें खोजा नहीं जा सकेगा। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूँ। समय आने पर मैं आपको कॉल करने के लिए वापस आऊंगा। ये हुआन अंदर चिल्लाया। ठीक है, सावधान रहें, झाओ पैन ने उत्तर दिया। फिर उसने 2 पहचान टोकन नष्ट कर दिए। इससे उनके जैसे गुट के लोग भी उनकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये हुआन ने चुपचाप से हिलाया और तेजी से बाहर निकल गया। झाओ पैन और झोउ लुवान को बसाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके दिल से एक विशाल चट्टान हट गई हो। अब वह अपनी पूरी ताकत लगा सकता है। उस क्षण वह पागलों की तरह आगे बढ़ गया। पत्थर के टॉवर की रक्षा करें। क्या मजाक है? उसकी योजना नदी पार करके पत्थर की मीनार को गिराने की थी। अल्पविराम। ग्रेट तांग राजवंश और ग्रेट जोहू राजवंश लगभग एक ही ताकत के थे। मूल रूप से 4 राजवंश परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता के बिना लोगों को सीधे सोआरिंग स्काई मैंशन में भेज सकते थे। हालांकि इस वर्ष से उन्हें भाग लेना होगा। महान तांग राजवंश की ओर से तांगतियान था जो सच्चे गहन क्षेत्र में था। अन्य 2 भी सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के चरम पर थे। ग्रेट जोहू राजवंश का जोहू लुवान भी ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र में था। साथ ही वह सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के चरम पर 2 प्रतिभाओं को भी साथ लाए। इसलिए दोनों शिविरों की चरम युद्ध शक्ति लगभग समान थी। ये हुआन को लगा कि जब तक उसका सामना तांगतियान और जोहू लुवान से नहीं होगा तब तक कोई समस्या नहीं होगी। यदि उसका उनसे सामना हुआ तो ये हुआन को विश्वास नहीं था कि वह उन्हें हरा सकता है।
आखिर वे दोनों एक ही वंश के राजकुमार थे। उन्होंने जो मार्शल आर्ट सीखा वह संभवतः आत्मा स्तर के मध्य स्तर पर था। उनके पास उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार भी हो सकते हैं। जाने के बाद ये हुआन सीधे नदी की ओर चला गया। नदी देखने से पहले उन्होंने 5 घंटे बिताए। इसका मतलब यह था कि वह अपनी गति से लगभग 5 घंटे में एक प्रवेश द्वार से दूसरे प्रवेश द्वार तक दौड़ सकता था। बेशक यह उसकी गति के साथ था। अगर कोई और होता तो शायद 1-2 दिन लग जाते। ये हुआन नदी पर पहुंचे। उस्लिन ज़िरोंग और उसके 2 अनुयायियों के पास केवल लगभग 4000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल हैं। ये संभवतः स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुभव का 10वां हिस्सा भी नहीं है। अगर मैं फिर से तोड़ना चाहता हूं तो मुझे दुश्मन शिविर तक अपना रास्ता मारना होगा। ये हुआन ने शांत नदी को देखा और मन ही मन सोचा। हालांकि एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट वेपन कई क्रिस्टलों के लिए बेचा जा सकता था, लेकिन इससे उसे केवल 50,000 डिवोर पॉइंट मिलते थे, जो 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के बराबर था। दूर का पानी पास की आग को बुझा नहीं सका, इसलिए ये हुआन ने हार मान ली और सीधे इसे खा लिया। जहां तक इंटरस्पेशियल रिंग सहित अन्य वस्तुओं का सवाल है, उन सभी को ये हुआन ने खा लिया था। कुल मिलाकर उनका मूल्य लगभग 4000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल था। आगे बढ़ने के बाद उसे प्राप्त अनुभव की मात्रा तेजी से बढ़ी, इसलिए ये हुआन को स्तर बढ़ाने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। बिना किसी संदेह के नदी पार करना एक अच्छा विकल्प था। ठीक इसी समय शांत नदी के तल पर अचानक अशांति फैल गई। ये हुआन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे पता चला कि नदी के तल पर वास्तव में एक आध्यात्मिक जानवर था। एकमात्र चीज जो वह नहीं जानता था वह ये थी कि वह आत्मा जानवर का कौन सा पद था। जैसा कि अपेक्षित था, परीक्षण उतना सरल नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस स्तर का आत्मा जानवर है। यदि यह सच्ची ऊर्जा सीमा पर है तो मुझे डर है कि हम लोग नदी पार नहीं कर पाएंगे। ये हुआन ने एक पल के लिए विचार किया। पानी में एक मार्शल कलाकार की युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई थी। उसे डर था कि उसे उच्च पद के आध्यात्मिक जानवरों द्वारा चुनौती दी जाएगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रारंभिक चरण का ट्रू एनर्जी रियलम अंडरवाटर स्पिरिट जानवर मध्य चरण के ट्रू एनर्जी रियलम जीनियस को मारने में सक्षम हो सकता है। हालांकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के आत्मा जानवर की लाश और आंतरिक कोर का मूल्य 1000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल से अधिक होगा। मैं नीचे जाऊंगा और कोशिश करूंगा। एक विचार के साथ ये हुआन ने ब्लेडफिश की वंशावली को उन्नत किया, जिसने उसे माउंट ब्लैकवाटर से मध्य चरण तक भागने में मदद की थी। इस वंशावली के साथ पानी में ये हुआन की गति जमीन की तुलना में थोड़ी धीमी होगी। छिड़काव। अपने कपड़े उतारे बिना ये हुआन सीधे नदी में कूद गया और तेजी से नीचे गोता लगाया। यह नदी बहुत गहरी थी, कम से कम कुछ 100 मीटर। वह जितना गहरा होता गया उतना ही गहरा होता गया। असहाय ये हुआन केवल अपने परिवेश को रोशन करने के लिए पानी को तोड़ने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। गल्प गल्प। ये हुआन, जिसने अपनी सच्ची ऊर्जा को एक ब्लेड मछली में संघनित किया था, तेजी से पानी में तैर गया। कुछ ही मिनटों में उसे एक आत्मिक जानवर मिल गया। यह एक विशाल ऑक्टोपस था, कम से कम एक गर्म हवा के गुब्बारे के आकार का। धिक्कार है, तुमने मुझे मौत से डरा दिया। क्या आप नहीं जानते कि मुझे गहरे समुद्र में फोबिया है? ये हुआन गुस्से में अपने दिल में चिल्लाया और अचानक अपनी हथेली से बाहर निकल गया। ग्रेट स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट्स बुद्ध हैंड। एक विशाल ऊर्जा हथेली सीधे पानी में टूट गई और तुरंत विशाल ऑक्टोपस के सिर को उड़ा दिया। बूम। ट्रू एसेंस अचानक फट गया और यह बड़ा ऑक्टोपस सीधे पीछे की ओर फट गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये हुआन तेजी से तैरकर आगे बढ़ गया। स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट्स वन वर्ड स्पिरिट लाइट स्लैश उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने अपनी कोल्ड लाइट तलवार निकाली और विशाल ऑक्टोपस पर वार किया। अब उनके अंक 1.5 मिलियन तक थे और उच्चतम निम्न ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल केवल 30,000 अंक था, इसलिए यदि वह चाहे तो इसे सीख सकते थे। एक लंबी सफेद रोशनी चमकती थी जो सीधे विशाल ऑक्टोपस को 2 हिस्सों में काट देती थी। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटें। फिर ये हुआन तेजी से आगे बढ़ा। उसने लाश के दोनों हिस्सों पर हाथ रखा और उन्हें निगल लिया। डिंग। मेजबान ने एक आत्मिक जानवर की लाश को निगल लिया है और 10,000 अंक प्राप्त किए हैं। डिंग। मेजबान ने एक आध्यात्मिक जानवर के आंतरिक कोर को निगल लिया है और 100,000 अंक प्राप्त किए हैं। ये वास्तव में एक प्रारंभिक चरण का सच्चा ऊर्जा क्षेत्र आत्मा जानवर है, लेकिन ये बुरा नहीं है। आइए देखें कि क्या कोई मध्य चरण सच्चा ऊर्जा क्षेत्र आत्मा जानवर है। तुरंत ये हुआन इधर उधर तैरने लगा। हालांकि प्रारंभिक चरण के ट्रू एनर्जी रियलम स्पिरिट जानवर के अनुभव बिंदु ऊंचे नहीं थे, लेकिन अगर उनमें से दर्जनों होते तो ये बहुत अच्छा होता। लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने नदी के चारों ओर तैरते हुए कुछ घंटे बिताए, लेकिन उन्हें केवल 15 प्रारंभिक चरण के ट्रू एनर्जी रियलम स्पिरिट जानवर मिले, जिनमें बड़ी शार्क, बड़े केकड़े और बड़ी जेलीफिश शामिल थीं। हालांकि ये हुआन ने झाओ पैन और जियान के लिए 2 आंतरिक कोर छोड़कर 15 प्रारंभिक चरण के ट्रू एनर्जी रियलम स्पिरिट जानवरों में से 13 को निगल लिया। यदि उन्होंने पिछले वाले को जोड़ दिया तो उनके अंक लगभग 3 मिलियन होंगे, जो विंड लेपर्ड ब्लिडलाइन और 100 फ्लावर ब्लिडलाइन को उच्च स्तर पर अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त था। दुर्भाग्य से उनकी खेती का स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था। यदि वह सम्मेलन के लिए मजबूर करता तो उसकी खेती का स्तर गिर जाता और वह फट जाता और मर जाता। उसने लापरवाही से कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनुभव अंक आधे से भी कम होंगे। पानी में ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने खोज में आधा दिन बिताया था, लेकिन उसे बहुत कम लाभ हुआ। अगर उसे पता होता तो वह दूसरी तरफ जाने के लिए अपना रास्ता मार देता। इस तरह उसे और अधिक लाभ हुआ होगा। हालांकि इस समय उन्हें अचानक लगा कि कुछ गलत है, कुछ बड़ा आ रहा है। अपनी 120 ब्लिडलाइन को मध्य चरण में अपग्रेड करने के बाद ये हुआन अपने आसपास के आध्यात्मिक जानवरों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सका। उसे लगा कि एक बड़ा आदमी उसकी ओर तैर रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह एक मध्य चरण सच्चा ऊर्जा क्षेत्र आत्मा जानवर है। अच्छा। ये हुआन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत एक दिशा में कुछ बार काटा। ट्रू एनर्जी स्लैश कई 100 मीटर की दूरी तक करते हैं। जैसे ही वे गायब होने वाले थे, उन्होंने अचानक एक विशाल प्राणी को रोशन कर दिया। ये बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि यह उस ऑक्टोपस से भी बड़ा है। ये जुबान से कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मानसिक रूप से खुद को तैयार करने के बाद वह दौड़ पड़ा। आगे बढ़ते ही उसने हमला कर दिया। अंत में उसने आत्मा जानवर को पहचान लिया। यह एक विशाल कछुआ था, हवाई जहाज से भी बड़ा कछुआ। भगवान! ये हुआन सचमुच हैरान था। ये दुनिया सचमुच अद्भुत थी। उसने अभी अभी एक विशाल ऑक्टोपस, एक विशाल शार्क और एक विशाल केकड़ा देखा था। अब एक विशाल कछुआ था। मुझे उस विशाल केकड़े को मारने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस विशाल कछुए की रक्षा को तोड़ सकता हूँ।
येहुआन ने मन में सोचा। इसी वक्त सामने से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। येहुआन ने अपनी आंखें तिरछी कर ली लेकिन कुछ भी नहीं देखा। हालांकि कुछ उसकी ओर उड़ रहा था। वह तुरंत चकमा दे गया। जैसे ही वह चकमा दिया, ऊर्जा की एक किरण सीधे उसकी पिछली स्थिति से होकर गुजरी और दूरी में गायब हो गई। धमाका। कुछ 100 मीटर तक उड़ान भरने के बाद ऊर्जा अचानक फट गई। तुरंत विस्फोट के स्थान पर पानी उड़ गया, जिससे एक वैक्यूम बन गया। एफ तारांकन सी के आखिर वह क्या है? एक पानी की खदान। येहुआन हैरान था। यदि वह चकमा नहीं देता और हमले को सीधे तौर पर नहीं लेता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। ये स्पष्ट था कि ऊर्जा विशाल कछुए द्वारा छोड़ी गई थी। अरे नहीं, ये फिर से आ रहा है। येहुआन का चेहरा काला पड़ गया और वह तुरंत चला गया। निश्चित रूप से ऊर्जा की एक और किरण अंधेरे से बह गई। बूम! ऊर्जा की किरण फिर से फट गई। एफ तारांकन सी के, क्या आप जलतीर कछुआ हैं? आप शूटिंग में बहुत अच्छे हैं। ये लो। येहुआन अपने दिल में चिल्लाया। उसका पूरा शरीर धनुष से छोड़े गए तीर की तरह विशाल कछुए की ओर बह गया। जल्द ही उसने विशाल कछुए का विशाल सिर देखा। बुद्ध का हाथ। जैसे ही येहुआन ने अपनी हथेली को थप्पड़ मारा, एक महत्वपूर्ण सार विशाल हथेली विशाल कछुए के सिर की ओर फट गई। येहुआन के मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार और क्षेत्र के साथ मिलकर मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट विशाल कछुए को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। धमाका। विशाल हथेली विशाल कछुए के गंजे सिर पर फट गई। तुरंत ही कछुए का सिर कांप उठा और जोर से दहाड़ सुनाई दी। हालांकि अगले ही पल येहुआन को बहुत असहाय महसूस हुआ। बड़े कछुए पर हमला होने के बाद उसने वास्तव में अपना सिर पीछे खींच लिया और अपने खोल में छेद कर दिया। यह मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बात यह थी कि यह कोई साधारण कछुआ नहीं था। अपने सिर और अंगों को पीछे हटाने के बाद कछुए के खोल की एक परत अचानक उसके सिर और अंगों की रक्षा के लिए फैल गई। पवित्र शतारानकंती, उसे धोखा मिला है। क्या वह तारांकन सीकिंग रोबोट है? येहुआन ने अपने दिल में शाप दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बड़ा आदमी इतना काया होगा। इस पर केवल एक बार हमला किया गया था और यह पहले से ही काया बन गया था। यदि यह सामने नहीं आया तो येहुआन के पास कछुए के खोल पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे कछुए का खोल अलग कर दूंगा। येहुआन ने कछुए की पीठ पर छलांग लगाते हुए शाप दिया। फिर उन्होंने अपना स्टार चेजिंग बो निकाला और उसे पूरी क्षमता से खींच लिया। शार्प शूटर। एक ठंडी रोशनी चमकी और सीधे कछुए के खोल पर गोली चला दी। अक्षुण। स्टार चेजिंग बो एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था। सामान्य लोग इसे पूरी क्षमता से नहीं खींच पाएंगे। हालांकि येहुआन के पास 100 जानवरों का वंश था। इसे अपनी पूरी क्षमता से खींचना उसके लिए 1000 मीटर की शूटिंग के लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा शार्प शूटर एक अत्यंत भेदक मार्शल आर्ट था। इससे पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। उस ब्लड वुल्फ को छोड़कर ये लगभग सभी में घुस गया था। हालांकि उस समय वह और ब्लड वुल्फ 2 स्तरों पर अलग थे। हालांकि ऐसा हमला कछुए के खोल को तोड़ने में असमर्थ था। इससे पता चला कि कछुए की रक्षा कितनी मजबूत थी। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपके बचाव में सेंध नहीं लगा सकता। ये जुबान को अचानक अपने दिल में गुस्से की लहर महसूस हुई। उसने तेजी से हमला करना शुरू कर दिया और कछुए के खोल पर उसी स्थान पर लगातार गोलीबारी की। इतने उच्च बचाव के विरुद्ध उसके हमलों को एक ही स्थान पर केंद्रित करना स्वाभाविक था। जब तक उसे कुछ समय दिया जाता, वह निश्चित रूप से इस कछुए के खोल को तोड़ने में सक्षम होता। कलकल 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 कलकल। ठंडी रोशनी की किरण के बाद किरण निकली, लगभग उसी स्थान से टकराए। ग्रेट पियर्सिंग की 18वीं किरण को बाहर निकालने के बाद अंततः कछुए के खोल पर एक दरार दिखाई दी। हाहा, काय कछुआ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। येहुआन बहुत खुश हुआ। वह सीधे कछुए के खोल पर उतरा और अपनी मुट्ठी से नीचे गिर गया। आत्मा स्तरीय मार्शल आर्ट टाइगर वुल्फ दहाड़। दोहरी दहाड़। बूम! दरारें तुरंत कई मीटर तक फैल गईं। फिर से टाइगर वुल्फ दहाड़। बूम! दरारें फिर से फैल गईं। इस समय येहुआन अचानक कूद गया। मिड ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट पैगोडा हैंड, मेरे लिए ब्रेक। जब ट्रू एसेंस विशाल हथेली कछुए के खोल से टकराए तो दरारें तुरंत 10 मीटर से अधिक फैल गईं। अच्छा, अब समय आ गया है। येहुआन की आंखें चमक उठीं। वह अचानक नीचे भागा और अपनी मुट्ठी से नीचे गिरा। फिर उसने सीधे अपने हाथों को खोल में डाला। मेरे लिए उठो, येहुआन चिल्लाया। एक आवाज के साथ उसकी बाहों की नसें उभरी हुई थीं। उसने वास्तव में कछुए के खोल का एक टुकड़ा निकाला। दहाड़! बड़ा कछुआ दहाड़ा। कछुए का खोल उसकी पीठ से चिपका हुआ था। इसके खोल का एक टुकड़ा बाहर निकाला जाना कोई साधारण दर्द नहीं था। येहुआन ने सीधे तौर पर इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर से खींच लिया। कछुए के खोल का दूसरा टुकड़ा निकाला गया। बड़े कछुए ने तुरंत अपना सिर बाहर निकाला और तेजी से भटकने लगा। हालांकि येहुआन अपनी पीठ के बल खड़ा रहा और नहीं गया। थोड़ी देर बाद बड़े कछुए के खोल के दर्जनों टुकड़े फाड़ दिए गए। इसका आकार लगभग 20 वर्ग मीटर था। फिर येहुआन ने अपना क्लाउड ब्रेकर बो निकाला और बेतहाशा गोली मार दी। हालांकि उसे कछुए के शरीर की बनावट का पता नहीं था, लेकिन उसके खोल के इतने टुकड़े फाड़ दिए गए थे। इस बड़े कछुए को मारने के लिए उसे केवल कुछ बार हमला करने की आवश्यकता थी। इस बार बिना किसी अपवाद के सभी तीर कछुए के मांस में डूब गए। बड़ा कछुआ दर्द से चिल्ला उठा। वह येहुआन को हिलाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसी समय येहुआन ने अचानक कछुए के खोल के केंद्र में एक तीर चलाया। पफ! तीर गायब हो गया। फिर येहुआन को लगा कि बड़े कछुए का शरीर जोर से कांप रहा है। फिर ये फिर से नीचे डूब गया। यह मर चुका है। येहुआन स्तब्ध रह गया। फिर उसने कछुए के खोल पर अपना हाथ दबाया। डेवोट! एक पल में कछुआ, जो ग्रेट रॉक से भी बड़ा था, हवा में गायब हो गया। ये सचमुच मर चुका है। येहुआन ने सांस छोड़ी। यद्यपि प्रकाश का केवल एक ही तीर लगने के बाद था, जब वह शत्रु से टकराता था तो वह तुरंत एक उच्च गति घूर्णन बल उत्पन्न करता था। जिन लोगों को येहुआन ने सिर में गोली मारी थी, उनके आगे और पीछे केवल 2 खूनी छेद थे। हालांकि बल द्वारा उनका दिमाग लगभग पूरी तरह से फट गया था। येहुआन ने पहले ही बड़े कछुए के छेद से भरे आंतरिक अंगों को गोली मार दी थी। अब कछुए का दिल छेदा गया था, इसलिए वह तुरंत मर गया। डिंग! मेजबान ने एक आत्मिक जानवर की लाश को खा लिया है। इनाम 50,000 भक्षण अंक है। डिंग! मेजबान ने एक आत्मिक जानवर के आंतरिक कोर को खा लिया है। इनाम 800,000 भक्षण अंक है। अधिसूचना सुनने के बाद येहुआन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इस बड़े कछुए ने वास्तव में इतना अनुभव दिया। इसके अलावा ये केवल सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के मध्य चरण में था।
यदि यह सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के चरम पर होता तो येहुआन सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया होता। क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। ब्लड वुल्फ का आंतरिक कोर सेवानिवृत्त सम्राट को दे दिया गया था, अन्यथा मैं बहुत पहले ही सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया होता। अध्याय का अंत। हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हालांकि यह अफसोस की बात थी, विशाल कछुए को निगलने के बाद उनके अनुभव आधे से अधिक थे। यदि उसके पास 2 या 3 और कछुए होते तो वह ऊपर की ओर बढ़ने में सक्षम होता। भूल जाओ, मैं मारने के लिए नदी में राक्षसों की तलाश नहीं करूंगा। येहुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर तेजी से ऊपर की ओर तैर गया। वह आधे दिन से पानी में था। जब वह किनारे पर लौटा तो रात का समय हो चुका था। नदी के किनारे का जंगल पहले से ही कीड़ों की आवाज से भरा हुआ था। अभी लड़ाई के बाद येहुआन ने अपने भीतर के क्यूई को बहुत खा लिया था। उन्होंने तुरंत एक अमृत निकाला और अपनी आंतरिक क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए डीप मिस्टिक तलवार तकनीक का उपयोग किया। हालांकि इस समय येहुआन ने अचानक अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे लगा कि लोगों का एक बड़ा समूह तेजी से उसके पास आ रहा है। ये दुश्मन है। उसे अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वह ग्रेट जोहू राजवंश की दिशा में तट पर आया। दूसरे शब्दों में, जो लोग आए वे महान जोहू राजवंश के प्रतिभाशाली लोग थे। स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। आपने हर समय रात में आना क्यों चुना? येहुआन तुरंत खड़ा हुआ और एक शैतानी मुस्कान दिखाए। अब उसके शरीर में 11 रक्त रेखाएं थीं और उनमें से एक को छाया तेंदुआ कहा जाता था। शैडो लेपर्ड एक प्रकार का राक्षस था जो छाया का उपयोग छिपने और फिर दुश्मन पर हमला करने के लिए कर सकता था। हालांकि शैडो लेपर्ड की वंशावली केवल प्रारंभिक स्तर पर थी, इसलिए येहुआन ने इसे सीधे मध्यवर्ती स्तर पर अपग्रेड कर दिया। जब तक वह आवाज नहीं करता तब तक कोई भी उसे खोज नहीं पाएगा। शायद वे उसे तभी खोज पाएंगे जब वे आमने सामने खड़े होंगे। शिकार शुरू होता है। अल्पविराम। इस समय 20 से अधिक लोगों की टीम भी नदी के किनारे पहुंची थी। वे येहुआन से केवल 50 मीटर की दूरी पर थे। कप्तान, क्या नदी में आत्मिक जानवर होंगे? अचानक किसी ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह नदी केवल 200 मीटर चौड़ी है। अगर हम अपनी पूरी ताकत के साथ तैरते हैं तो हमें केवल 1 दर्जन सेकंड लगेंगे। चिंता मत करो, लंबे बालों वाले एक योद्धा ने उत्तर दिया। लेकिन अब आसमान बहुत अंधेरा है। यदि नदी में वास्तव में आत्मा जानवर हैं तो ये काफी परेशानी भरा होगा। मेरा सुझाव है कि हम शिविर स्थापित करें और कल तक प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। किसी ने सुझाव दिया। ये सही है, मैं सहमत हूँ। वैसे भी यह आकलन 30 दिनों तक चलेगा। ये केवल पहला दिन है। हम बस ये करेंगे। नदी के किनारे आराम करो। शायद ग्रेट तांग राजवंश से कोई आएगा। उस समय हम एक चुपके हमला शुरू कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। लंबे बालों वाले कल्टीवेटर ने जब सबकी राय सुनी तो उसने हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि नदी पार करने में केवल 10 सेकंड से थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए रात को आराम करना बेहतर था। ठीक है, चलो यहीं आराम करें। बहुत दूर मत जाओ और आग मत लगाओ। लंबे बालों वाले मार्शल कलाकार ने सिर हिलाया। हाँ कप्तान। लोगों के इस समूह को नहीं पता था कि खतरा निकट आ रहा है। वे सभी बैठ गए और सूखा राशन और पानी निकाला। इस समय येहुआन को शैडो लेपर्ड की वंशावली की मदद से पहले ही एक अच्छा स्थान मिल गया था और उसने अपना स्टार चेजिंग बो निकाल लिया था। डार्क शैडो तेंदुआ अपने शरीर को छिपा सकता था, लेकिन उसके हथियार नहीं छिपा सकते थे। स्टार चेजिंग बो चांदी की रोशनी से चमकता था और चांदनी के नीचे इसे आसानी से खोजा जा सकता था। हालांकि उनके हाथ की रफ्तार बेहद तेज थी। इससे पहले कि दूसरे पक्ष ने ध्यान दिया, वह पहले ही कुछ तीर चला चुका था। अराजक तीर। उनकी खेती का स्तर इस टीम के अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक था। इस तथ्य के साथ कि उसके पास एक मध्य श्रेणी का आत्मा हथियार था, भले ही वह सामान्य मार्शल आर्ट का उपयोग करता था, फिर भी वह बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। बूम बूम बूम, लगातार 9 धमाके हुए। एक पल में ट्रू एसेंस द्वारा 9 लोगों के सिर उड़ा दिए गए। इस टीम में कुल 20 लोग थे। सच्चे तत्व क्षेत्र के मध्य श्रेणी में लंबे बालों वाले कृषक को छोड़कर बाकी सभी सच्चे तत्व क्षेत्र के प्रारंभिक श्रेणी या सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर पर थे। उनमें से कोई भी येहुआन के गुप्त हमले को रोक नहीं सका। दुश्मन। अभी भी कुछ लोग थे जिन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिल्लाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरों को जानने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उन्हें ढूंढो। लंबे बालों वाला कल्टीवेटर भी हैरान रह गया। अपनी खेती के स्तर के कारण उन्होंने महान तांग राजवंश के लोगों पर ध्यान नहीं दिया। क्या असफलता है? अभी वह केवल ये जानता था कि 9 तीर एक दिशा से आए थे, इसलिए उसने तुरंत उस दिशा में हमला शुरू कर दिया। अनगिनत तलवारों की छायाएं चमक उठीं और येहुआन की स्थिति को टुकड़ों में उड़ा दिया। हालांकि इससे पहले येहुआन पहले ही अपना पद स्थानांतरित कर चुके थे। विंग में ग्रेट सुपरसोनिक बैट ब्लेडलाइन का उपयोग करते हुए येहुआन अपनी आंखें बंद करते ही इन लोगों के सटीक स्थान का पता लगा सकता था। बेधड़क कैसे रो। येहुआन ने 9 और तीर चलाए। उनके सच्चे सार ने रात के आकाश में तारों की तरह हल्की रोशनी उत्सर्जित की। बूम बूम बूम। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। कृपया पृष्ठ पलटें। अन्य 9 गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी और अन्य 9 मार्शल कलाकार गिर गए। अब केवल 2 लोग बचे थे। लंबे बालों वाला मार्शल कलाकार अभी भी जीवित था और दूसरा ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के चरम पर एक मार्शल कलाकार था। जब उसने देखा कि उसके साथी मार्शल कलाकार को दूसरी पार्टी पर ध्यान देने से पहले ही मार दिया गया था तो वह तुरंत पलट गया और चला गया। हालांकि इससे पहले कि वह 2 कदम भी चल पाता, ऊर्जा के विस्फोट से उसका सिर छेद गया। अच्छा नहीं, लंबे बालों वाले कृषक ने मन ही मन सोचा। वह जल्दी से मुड़ा और जीवित रहने के लिए नदी में कूदने के लिए तैयार हो गया। हालांकि येहुआन की गति और स्वभाव तेज था। उसी समय जब उसने छलांग लगाई, उसने पहले ही एक लंबा चाबुक फेंक दिया था और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर सटीक रूप से लपेट लिया था, सीधे उसे पीछे खींच लिया था। निम्न श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति बहुत सस्ती थी। येहुआन जब चाहे इसे खरीद सकता था। मुझे ग्रेट जोहू राजवंश की रणनीति बताओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। येहुआन ने अपनी कोर्डलाइट तलवार निकाली और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन के सामने पकड़ लिया। यदि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई चाल चलता तो वह तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर काट देता। लंबे बालों वाले कृषक का दिल ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। इसके बारे में सोचो भी मत। अकृतज्ञ मत बनो। मैं अपने वचन का पक्का आदमी हूँ। जब तक आप मुझे ग्रेट जोहू राजवंश की रणनीति बताते हैं मैं आपको नहीं मारूंगा, येहुआन ने कहा। असंभव, लंबे बालों वाले कल्टीवेटर ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया, तुमने संजोया नहीं। जाओ मर जाओ। येहुआन ने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया।
चूंकि यह व्यक्ति बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वह स्वयं पता लगाने जाता था। हालांकि जैसे ही वह अभिनय करने वाला था, लंबे बालों वाला कृषक अचानक चिल्लाया, रुको, क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? ये हुआन की आंखें ठंडी हो गईं। लंबे बालों वाला कृषक झिझक रहा था। वह ग्रेट जोहू राजवंश से नहीं था। ग्रेट जोहू राजवंश के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि उनकी मृत्यु हो गई तो ग्रेट जोहू राजवंश की जीत का उनसे क्या लेना देना था? ठीक है, मैं बात करूंगा। लंबे बालों वाले कृषक ने अंततः समझौता कर लिया। ग्रेट जोहू राजवंश में कुल 580 लोग हैं। इन्हें 20 से अधिक टीमों में बांटा गया है। उन सभी का नेतृत्व ट्रू एलिमेंट बाउंड्री विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इनमें 20 टीमें 2 संतरी टावरों की रखवाली कर रही हैं। बाकी सभी महान तांग राजवंश की ओर जा रहे हैं। जोहू लुवान के बारे में क्या? ये हुआन ने पूछना जारी रखा। जोहू लुवान 3 ट्रू एलिमेंट बाउंड्री विशेषज्ञों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक एक टीम में है। मुझे लगता है कि वे पहले ही नदी पार कर चुके हैं। उसे यह कहते हुए सुनकर ये हुआन भी जोहू लुवान की योजना को समझ गया। वह वापसी के लिए इन विशेषज्ञों पर भरोसा करना चाहते थे। जोहू लुवान सच्चे गहन क्षेत्र में था। 3 ट्रू एलिमेंट बाउंड्री विशेषज्ञों के अलावा यदि इस तरह के संयोजन ने ग्रेट तांग राजवंश पर हमला किया तो कोई भी संतरी टावर बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। और मूल्यांकन का समय 1 महीने का था। उनके पास इन 5 संतरी टावरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय था। नहीं, 1 महीना भी नहीं लगेगा। अगर जोहू लुवान और अन्य लोग तेज हैं तो वे अगले दिन एक संतरी टावर को नष्ट कर सकते हैं और ग्रेट तांग राजवंश की प्रतिक्रिया से पहले अगले टावर पर जा सकते हैं। फिर महान तांग राजवंश 1 सप्ताह से भी कम समय में हार जाएगा। ये हुआन ने मन में सोचा। उसकी तरफ तांगतियान और सैकड़ों लोग भी नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे। उनका सामना जोहू लुवान से हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये परेशानी भरा होगा। ऐसा लगता है जैसे मुझे अभी भी यह करना है, ये हुआन ने अपने दिल में कहा। इसके बाद उन्होंने लंबे बालों वाले मार्शल आर्टिस्ट की क्यान को रिंग ली और कहा, मैं जो कहूंगा वह करूंगा। अब आप जा सकते हैं। लंबे बालों वाला मार्शल कलाकार वास्तव में बहुत घबराया हुआ था। वह इस दुनिया की क्रूरता को कैसे नहीं जान सकता था। कुछ बातों के लिए तो भाई भी एक दूसरे के खिलाफ हो सकते थे, वादा तो दूर की बात है। धन्यवाद भाई। लंबे बालों वाले मार्शल कलाकार ने ये हुआन पर अपनी मुट्ठी पकड़ ली और फिर जल्दी से चला गया। ये हुआन ने युद्ध की लूट को भी तुरंत दूर कर दिया। बस 20 क्यान कुन रिंग्स कोई छोटी संख्या नहीं थी। अंदर की चीजों का तो जिक्र ही नहीं। 2 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार, ढेर सारे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने और क्रिस्टल। TSK। ये हुआन ने इन सभी चीजों को खाने की जगह में डाला और फिर उन सभी को खा लिया। फसल खराब नहीं थी, जिससे 10 लाख तक भक्षण बिंदु जुड़ गए। इस समय उसका भक्षण बिंदु 5 मिलियन तक पहुंच गया था। अन्य 1 या 2 मिलियन के साथ उसने अनुमान लगाया कि वह टूट सकता है। फिर वह सीधे एक दिशा में चला गया। लंबे बालों वाले मार्शल कलाकार को सीधे ग्रेट तांग राजवंश के क्षेत्र में भेजा गया था और उसे संतरी टावर का स्थान नहीं पता था, इसलिए उसने नहीं पूछा। इसके अलावा वह संतरी टावर को खोजने नहीं जा रहा था, बल्कि लोगों को खोजने जा रहा था। राजवंश की पहली लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने निर्धारित किया कि क्या कोई राजवंश स्वर्ग और पृथ्वी हवेली या काले और पीले हवेली में जाएगा। यदि वे पहली लड़ाई हार गए और दूसरी लड़ाई जीत गए तो वे केवल गहरी हवेली में ही प्रवेश कर सकते थे। यदि वे पहली लड़ाई जीत गए और दूसरी लड़ाई हार गए तो वे कम से कम अंडरवर्ल्ड हवेली में प्रवेश कर सकते थे। इसलिए ये हुआन पूरी तरह से बाहर जाने के लिए तैयार था। अल्पविराम, अगर उस व्यक्ति ने मुझसे झूठ नहीं बोला तो ग्रेट जोहू राजवंश की सेना को नदी तक पहुंच जाना चाहिए था। ये हुआन ने नदी के चारों ओर घूमते हुए सोचा। लंबे बालों वाले कृषक के अनुसार ग्रेट तांग राजवंश को 4 समूहों में विभाजित किया गया था। 2 समूहों ने 2 संतरी टावरों की रक्षा की, एक समूह ने दुश्मन को आकर्षित करने के लिए नदी पार की और अंतिम समूह दुश्मन के संतरी टावर को नष्ट करने के लिए जोहू लुवान के 4 लोगों का समूह था। ये हुआन का लक्ष्य तीसरे समूह को ढूंढना था, जो लगभग 10 टीमों में से एक था। निश्चित रूप से 1 घंटे से अधिक समय तक खोज करने के बाद उसे वास्तव में एक दूसरी टीम का सामना करना पड़ा। कॉन्फ़िगरेशन पिछली टीम के समान था, जिसमें 20 लोग थे। ओह, और टीम का नेतृत्व करने वाला सच्ची ऊर्जा सीमा के चरम पर है। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन झाड़ियों में छिप गया और उसे समझने की कोशिश की, लेकिन वह दूसरे पक्ष से बहुत दूर था। ये तो एक अनुमान था, शायद वह सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के मध्य चरण में भी थे। फिर वह चुपचाप पास आया। 20 से अधिक लोग अव्यवस्थित तरीके से एक साथ चले गए। इसके अलावा ये हुआन के कदम बहुत हल्के थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई नदी पार करने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज बजी। ये समूह का नेतृत्व करने वाला विशेषज्ञ था। लेकिन यही वह क्षण था जब ये हुआन ने अपनी चाल चली। अराजक तीर। प्रकाश की 9 ठंडी किरणें निकली और तुरंत 9 गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। जब तक दूसरे पक्ष ने प्रतिक्रिया दी तब तक केवल 2 लोग बचे थे। तुम कौन बदमाश हो? क्या तुम बाहर आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? वह साहसी आदमी जोर से चिल्लाया। बेवकूफ, ये हुआन, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, ने फिर से अपना धनुष खींचा और 19वें व्यक्ति को मार डाला। फिर उसने साहसी आदमी पर हमला करना शुरू कर दिया। फूश, धमाका। लेकिन ये हुआन को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वह साहसी व्यक्ति वास्तव में अपने स्वचरणीय भेदी विलोलीफ से बच गया। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में सच्ची ऊर्जा सीमा के चरम पर हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी बार ब्लॉक कर सकते हैं। ये हुआन ने उसके दिल में उपहास किया। फिर उसने पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। 100 सटे पियर्सिंग विलोलीफ केवल एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट थी और वह पहले से ही ट्रू एनर्जी बाउंड्री पर था, इसलिए खपत नगण्य थी। फूश फूश फूश। वह साहसी व्यक्ति बहुत तेज था और सभी हमलों से बच गया। ऐसा पहली बार हुआ था। मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट। ये हुआन एक पल के लिए चौंक गया। फिर लालच उसकी आंखों में दिखाई दिया। डिवोरिंग स्पेस में सबसे सस्ते मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक स्तर के मार्शल आर्ट के लिए 2 मिलियन डिवोरिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इससे बच सकते हैं। जब से तुमने मुझे बाहर आने के लिए कहा, मैं बाहर आऊंगा। ये हुआन अब छिपा नहीं। अपने स्टार चेजिंग बो को दूर रखने के बाद वह आगे बढ़ गया। जंगल में 2 आंकड़े संपर्क में आए। बाघ, भेड़िया, दहाड़। 9 धधकते सम्राट, मुट्ठी, गड़गड़ाहट। आसपास की आकृतियां हिलने की हद तक हिल गईं। इस बार वे वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे। मध्यम श्रेणी की सच्ची ऊर्जा सीमा। ये कैसे संभव है? हतप्रभ था वह साहसी आदमी।
वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये हुआन केवल मध्य श्रेणी की सच्ची ऊर्जा सीमा पर था जो उससे एक स्तर कम था। इसके अलावा वह मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा था। यदि यह एक गुप्त हमला था तो ये ट्रू डार्कनेस बाउंड्री विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि ऐसा हमला केवल साहसी व्यक्ति को ही आकर्षित कर सकता है। जाहिर सी बात थी कि वह बहादुर आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ? द्वितीय स्तर की दहाड़, ये हुआन अचानक हंसा। बूम! इस बार बहादुर आदमी को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। वह चौंक गया। ये ड्रॉ नहीं था, लेकिन वह नुकसान में था। इसे फिर से आजमाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस साहसी व्यक्ति ने सच्ची ऊर्जा की एक विशाल हथेली को अपनी ओर आते देखा। नौ धधकते सम्राट मुट्ठी, गड़गड़ाहट। साहसी व्यक्ति ने ट्रू एसेंस जॉइंट पाम को मुक्का मारा, जिससे वह टूट गया। हालांकि पैगोडा हैंड एक मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट थी, इसमें ट्रू एनर्जी का उपयोग किया गया था। दूसरी ओर, हालांकि टाइगर वुल्फ रोअर एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट थी, इसमें बांह के चारों ओर लपेटने के लिए ट्रू एनर्जी का उपयोग किया गया था, इसलिए इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। अतः इन दोनों युद्ध कलाओं की शक्ति समान थी। हालांकि साहसी व्यक्ति द्वारा ट्रू एनर्जी पाम को फैलाने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये हुआन गायब हो गया है। नहीं, वह गायब नहीं हुआ, वह ठीक उसके सामने था। मरना! ये हुआन चिल्लाया और साहसी व्यक्ति के पेट पर मुक्का मारा। क्यूई तुरंत उस साहसी व्यक्ति के शरीर में घुस गया, जिससे उसके कुछ अंग टूट गए। फिर ये हुआन ने अपने हाथ घुमाए और उस साहसी व्यक्ति की दोनों भुजाएं तोड़ दी। फिर उसने उस साहसी व्यक्ति को लात मारी और केवल एक पैर छोड़ा जिसे वह हिला सकता था। गल्प गल्प, वह साहसी व्यक्ति जमीन पर गिर गया, उसके गले से खून बह रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे पराजित हो सकता है जो सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के चरम पर था। मुझे 2 मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट की स्मृतियां बताओ और मैं तुम्हें जीने दूंगा। ये हुआन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। नहीं संभव। साहसी आदमी दृढ़ था। मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट अनमोल है, लेकिन क्या उनकी तुलना जीवन से की जा सकती है? चिंता मत करो, मैं जो कहूंगा वह करूंगा, ये हुआन ने जारी रखा। मर भी जाऊं तो नहीं बताऊंगी। हकलाना आदमी हकलाया। ठीक है, ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, फिर अपनी तलवार से उस साहसी व्यक्ति के दिल में छेद कर दिया। उसने देखा कि उस साहसी व्यक्ति की आंखें पहले के लंबे बालों वाले मार्शल कलाकार से बिल्कुल अलग थीं। ऐसा लग रहा था कि यह साहसी व्यक्ति नहीं चाहता था कि उसके साम्राज्य की मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट लीक हो। भूल जाओ, चलो लूट का माल साफ करते हैं। ये हुआन को लगा कि यह अफसोस की बात है। मोटे आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली शारीरिक गति और मुट्ठी तकनीक दोनों मध्य आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट थी। यदि वह उन्हें प्राप्त कर लेता तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती। दुर्भाग्य से हट्टा कट्टा आदमी उसे बताने के बजाय मरना पसंद करेगा। फिर ये हुआन ने युद्ध के मैदान को साफ किया। जब उसने युद्ध की सारी लूट खाली तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह समतल हो गया था। 2.7 मिलियन भक्षण बिंदु क्या टाइकून है? ये हुआन बेहद हैरान था। इन 2700,000 डिवोर पॉइंट्स में से 10 लाख हटे कट्टे आदमी द्वारा प्रदान किए गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वास्तव में उनके यूनिवर्स रिंग में 50 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल थे। एक मध्य श्रेणी का क्रिस्टल 100 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के बराबर था। 50 मध्य क्रिस्टल 5000 निचले क्रिस्टल के बराबर थे। निश्चित रूप से यह मारने और चोरी करने के लिए तेज था। मैं अब सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के चरम पर हूँ। मुझे अब झोउ लुवान और तांग तियान से मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। ये हुआन ने मन में सोचा। झोउ लुवान, महान झोउ राजवंश के युवराज। तांग तियान, महान तांग राजवंश के युवराज। वे दोनों सच्चे अंधकार क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे। इसके अलावा उन दोनों के पास संभवतः ऊपरी आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट और ऊपरी आध्यात्मिक हथियार थे। उनकी ताकत असाधारण थी, इसलिए ये हुआन केवल अपनी ताकत और गति पर भरोसा कर सकता था। सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के बाद ये हुआन की गति एक और स्तर बढ़ गई थी। हालांकि 2 घंटे तक खोज करने के बाद उन्हें ग्रेट झोउ राजवंश का कोई व्यक्ति नहीं मिला। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने रात का फायदा उठाकर नदी पार कर ली। बेहतर होगा कि मैं संतरी टावर ढूंढने जाऊं। ये हुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर रुका नहीं और भागने लगा। झोउ लुवान और अन्य 3 संतरी टावर पर गए थे और अब तक उन्हें ग्रेट तांग राजवंश के क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए था। इसका मतलब यह था कि ग्रेट झोउ राजवंश के क्षेत्र में कोई भी ये हुआन को नहीं रोक सकता था। इसके अलावा झोउ लुवान के साथ 3 शीर्ष ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल कलाकार थे, इसलिए वे ये हुआन से तेज नहीं हो सकते थे। इसके अलावा ग्रेट झोउ राजवंश ने 20 लोगों की 2 टीमें खो दी थी, इसलिए पहले दिन 40 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर ग्रेट तांग राजवंश का पलड़ा भारी था। रात काफी हो चुकी थी और ये हुआन को टूटे हुए कई घंटे बीत चुके थे। अब उसकी गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी। वास्तव में वह पहले से ही उस स्थान पर पहुंच गया था जहां उसने सोचा था कि एक संतरी टावर हो सकता है। ये सिर्फ इतना था कि उसे अभी तक ये नहीं मिला था। शायद आसमान के रंग की वजह से था। जल्द ही आकाश चमकने लगा। हालांकि सूरज उगने से पहले ही ये हुआन को अंततः एक वॉच टावर मिल गया। वह चुपचाप संतरी टावर के पास पहुंचा और एक पल के लिए महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने पाया कि संतरी टावर में कोई नहीं था। क्या ये खाली है? मोयांद आयरन गार्ड टावर पर छलांग लगाने से पहले ये हुआन ने एक पल के लिए विचार किया। ये संतरी टावर 100 मीटर लंबा था और बादलों से घिरा हुआ था। इसके अलावा वहां केवल एक सर्पिल सीढ़ी थी। अगर कोई शीर्ष पर पहुंचना चाहता था तो ये जाने का एकमात्र तरीका था। ये हुआन पत्थर के शिवालय के शीर्ष पर पहुंचे। केवल एक बड़ी पत्थर की गोली थी जो एक व्यक्ति की ऊंचाई से आधी थी। ऐसा लग रहा था कि यह तथाकथित पैगोडा सप्रेसिंग स्टोन है। उसकी मुट्ठी पत्थर की बड़ी गोली पर लगी। पत्थर की गोली एक बुलबुले की तरह थी जिसे उसने आसानी से चकनाचूर कर दिया। तभी आसमान में एक पुरानी आवाज गूंज उठी। महान झोउ राजवंश का पहला शिवालय दबाने वाला पत्थर नष्ट हो गया है। ये सुनकर ये हुआन भी चौंक गया। उसने देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। वहां संतरी टावर की रखवाली करने वाला कोई होना चाहिए। ये हुआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कोई अन्य आवाज नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था कि झोउ लुवान को पहला संतरी टावर नहीं मिला था। इससे पहले वह पुरानी आवाज पूरी पहाड़ी घाटी में गूंज उठी थी। इस प्रकार सभी ने इसे सुना था। एक पल में दोनों तरफ के लोग सकते में आ गए। महान तांग राजवंश के क्षेत्र में एक युवक ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, यह कैसे संभव है? ये व्यक्ति महान झोउ राजवंश के क्राउन प्रिंस झोउ लुवान थे।
इसके अलावा उसे पहले से ही एक संतरी टावर मिल गया था और वह उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। महामहिम, हमें अभी अभी दुश्मन के संतरी टावरों में से एक मिला है, लेकिन उन्होंने पहले ही हमारे एक को नष्ट कर दिया है। ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे नहीं हैं, उसके बगल में एक युवक ने कहा। हालांकि जिस संतरी टावर से हम उखड़ गए थे वह सुरक्षित नहीं होना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति है वह उसे नष्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को वेदतांग राजवंश का जासूस होना चाहिए। चलो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं और हमला करते हैं। उद्धरण चिन्ह। झोउ लुवान ने आदेश दिया और तुरंत वेदतांग राजवंश के संतरी टावरों में से एक की ओर आक्रमण किया। महान तांग राजवंश के प्रत्येक संतरी टावर की सुरक्षा 50 लोगों द्वारा की जाती थी। हालांकि ट्रू एनर्जी दायरे के चरम पर प्रत्येक संतरी टावर में अधिकतम 1 या 2 लोग थे। वे झोउ लुवान को बिल्कुल नहीं रोक सके। जल्द ही संतरी टावर के सभी लोगों को झोउ लुवान और अन्य 3 लोगों ने मार डाला। दरार। जब संतरी टावर के शीर्ष पर स्थित पैगोडा सप्रेसिंग स्टोन टूट गया तो आकाश में एक और आवाज गूंज उठी। महान तांग राजवंश का पहला शिवालय दबाने वाला पत्थर नष्ट हो गया है। अब यह अध्याय समाप्त नहीं होता, कृपया पृष्ठ पलटें। यहाँ यह एक टाई है। अल्पविराम। उसी समय ग्रेट झोउ राजवंश के क्षेत्र में महान तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस तांग तियान ने दुश्मन के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों का नेतृत्व किया था। जब उसने पहली बार खबर सुनी तो वह चौंक गया। किसी ने उससे पहले ग्रेट झोउ राजवंश के संतरी टावर को नष्ट कर दिया था। यह अच्छी बात थी। हालांकि अगले ही पल उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। वह पहले नदी पार करने के लिए ट्रू एनर्जी क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों को भी लाया था। मुख्य बल शायद पीछे था। हालांकि किसी को वास्तव में उससे पहले ग्रेट झोउ राजवंश का संतरी टावर मिला था। इसका मतलब था कि केवल 2 संभावनाएं थीं। 1, ग्रेट झोउ राजवंश में एक जासूस था और उसने पैगोडा सप्रेसिंग स्टोन को नष्ट कर दिया था। 2, महान तांग राजवंश में एक विशेषज्ञ था। इस आवाज के बजने के कुछ ही समय बाद उसने खबर सुनी कि उसका अपना पैगोडा सप्रेसिंग स्टोन नष्ट हो गया है। उसने तुरंत कहा, भूल जाओ, खोजना जारी रखो। पैगोडा सप्रेसिंग स्टोन इस राजवंश युद्ध की कुंजी थी। यह इस बात की प्रतियोगिता नहीं थी कि कौन सबसे अधिक नष्ट कर सकता है, बल्कि पहले कौन इसे नष्ट कर सकता है। एक विशेषज्ञ होना अच्छी बात थी। 2 घंटे बाद तांग तियान को एक और संतरी टावर भी मिला। इसके अलावा यह एक बिना सुरक्षा वाला टावर भी था। महान झोउ राजवंश का दूसरा पगोडा दबाने वाला पत्थर नष्ट हो गया है। जब उसने ये खबर सुनी तो झोउ लुवान, जो ग्रेट तांग राजवंश के क्षेत्र में था, चौंक गया। 2 घंटे के भीतर 2 संतरी टावरों को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 2 संतरी टावरों के बीच की दूरी बहुत दूर थी, इसलिए एक ही समूह के लिए ऐसा करना असंभव था। धिक्कार है, तांग तियान वास्तव में अकेला घूम रहा है। झोउ लुवान ने अपने दिल में अनुमान लगाया। फिर उन्होंने सीधे कहा, आप तीनों अलग हो जाएं और खोजें। यदि आप उसे ढूंढ लेते हैं तो स्काई पियर्सिंग तोप का उपयोग करें। हाँ महामहिम। ट्रू एनर्जी दायरे के 3 शिखर ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गए। यदि वे एक साथ आगे बढ़ें तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अल्पविराम। कुछ घंटे और बीत गए। पहले संतरी टावर को नष्ट करने के बाद येहुआन को एक और टावर मिला। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि इस संतरी टावर के शीर्ष पर स्थित पैगोडा सप्रेसिंग स्टोन को नष्ट कर दिया गया था। क्या तांग तियान ने ऐसा किया? येहुआन ने संतरी टावर के शीर्ष से आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। पहले वह घाटी के किनारे से आया था और पहले संतरी टावर को नष्ट कर दिया था, जो किनारे के सबसे करीब था। उन्हें जो मिला था वह उसके सबसे करीब था। ऐसा लग रहा था कि तांग तियान बीच में संतरी टावर पर गया था। अध्याय का अंत। यदि ग्रेट झोउ राजवंश के पास वास्तव में केवल 2 वॉच टावर हैं तो ये दूसरी तरफ के 2 वॉच टावर होने चाहिए। यदि एक खो जाता है तो वे तुरंत दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। येहुआन के दिमाग में एक तस्वीर आई। यह मानते हुए कि उसने जो पहला वॉच टावर तोड़ा वह नंबर 1 था और उसके नीचे वाला नंबर 2 था, तो तांग तियान को नंबर 3 की तलाश करनी चाहिए। जहां तक नंबर 4 और 5 का सवाल है, उन्हें ग्रेट झोउ राजवंश के सैकड़ों लोगों द्वारा संरक्षित वॉच टावर होना चाहिए। TS BST में 400 लोग वॉच टावर की रखवाली कर रहे हैं। मैं तांग तियान को उन्हें चुराने नहीं दे सकता। येहुआन ने मन में सोचा। दिशा की पुष्टि करने के बाद वह जल्दी से बाहर निकल गया। सैकड़ों प्रतिभाशाली, वे बहुत अमीर होंगे। यदि वह अकेले एक वॉच टावर को नष्ट कर सकता है तो संभवतः वह फिर से समतल हो सकता है। तुरंत वह घाटी की दूसरी ओर चला गया। इस बार वह नंबर 5 वॉच टावर पर जाना चाहता था क्योंकि तांग तियान पहले ही 2 घंटे के लिए निकल चुका था। येहुआन ने अनुमान लगाया कि नंबर 5 वॉच टावर खोजने के लिए उसे केवल 1 दिन की आवश्यकता थी। फिर वह प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए कुछ समय बिताएगा, फिर वह सच्चे अंधेरे क्षेत्र में घुसने में सक्षम होगा। वास्तव में शुरुआत में येहुआन के पास एक योजना थी जो नदी पार न करने और स्तर बढ़ाने के लिए सीधे अपने ही लोगों को मारने की थी। हालांकि यह तरीका बहुत क्रूर था और इससे उसकी पहचान आसानी से उजागर हो जाती थी। आखिरकार यह एक भी लड़ाई नहीं थी, फिर भी दूसरी लड़ाई थी। यदि उसकी पहचान उजागर हो जाती तो वह अकेले होने से नहीं डरता था, लेकिन झाओ पैन और जियांग जियान सभी का निशाना बन जाते, इसलिए उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि नंबर 2 वॉच टावर छोड़ने के कुछ घंटों बाद आकाश में एक आवाज सुनाई दी। ग्रेट टैंग राजवंश का दूसरा वॉच टावर पत्थर नष्ट हो गया है। ये खबर सुनकर येहुआन के कदम रुक गए। वहां लोग महान तांग राजवंश के सभी 5 वॉच टावरों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन 2 वॉच टावर पहले ही नष्ट हो चुके थे, जिसका मतलब था कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। हालांकि लोगों की संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार सामान्य परिस्थितियों में यह एक ड्रॉ नहीं होगा। इस खबर के कुछ ही समय बाद ग्रेट झोउ राजवंश के तीसरे वॉच टावर को भी नष्ट कर दिया गया, शायद तांग तियान द्वारा। इस समय झोउ लुवान, जो ग्रेट तांग राजवंश के क्षेत्र में था, घबरा गया। ग्रेट झोउ राजवंश के पास केवल 2 वॉच टावर बचे थे, जबकि ग्रेट तांग राजवंश के पास अभी भी 3 वॉच टावर थे और वे सभी संरक्षित थे। अगर यह जारी रहा तो वह हारने वाला होगा। हालांकि अगर वह भी वापस भागा तो 2 से 3 दिन लगेंगे, बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए वे केवल लड़ सकते थे। महान तांग राजवंश का तीसरा पैगोडा पत्थर नष्ट हो गया है। जब ये वाक्य आकाश में गूंज उठा तो सभी की नसें चरम सीमा तक खिंच गईं। राजवंशों के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लड़ाई को चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में केवल 3 दिन लगेंगे। यह अनुमान लगाया गया था कि अगले 2 दिनों में परिणाम तय किया जाएगा। वर्तमान स्थिति में ग्रेट तांग राजवंश को फायदा था, लेकिन ग्रेट झोउ राजवंश के शेष 2 संतरी टावरों को लेना इतना आसान नहीं था। एक दिन की यात्रा के बाद येहुआन को अंततः ग्रेट झोउ राजवंश का नंबर 5 सेंट्री टावर मिला।
इस समय उन्होंने सुपरसोनिक बैट ब्लेडलाइन का उपयोग करके स्पष्ट रूप से महसूस किया कि संतरी टॉवर के अंदर और बाहर कई लोग थे। उनमें से कम 100 थे। बहुत कम लोग हैं, केवल 5 टीमें होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि बाकी 15 टीमें चौथे टावर की रखवाली कर रही हैं। ओह, अगर हम सीधे हमला करते हैं तो मुझे डर है कि हम गिर जाएंगे। हमें उनकी लड़ने की ताकत को धीरे धीरे खत्म करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। वह पहले संतरी टावर में गया था, इसलिए उसे इसकी आंतरिक संरचना समझ में आई। इसलिए वह अनुमान लगाया कि संतरी टावर में के बारे में 50 लोगों को होना चाहिए और 50 लोग बाहर रखवाली। इसलिए उनका लक्ष्य पहले बाहर के 50 लोगों को खत्म करना था। यदि यह पहले था तो उसे इतने सारे लोगों का सामना करने में ज्यादा विश्वास नहीं होगा, लेकिन अब जब वह टूट गया है तो जो उलवान भी उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने सीधे बाहर निकलने का रास्ता मार डाला। दुश्मन का गुप्त हमला। कुछ योद्धाओं के मारे जाने के बाद किसी ने तुरंत चिल्लाया। ये लोग तितर बितर हो गए थे, इसलिए ये हुआन उन सभी 9 को एक साथ नहीं मार सका। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये केवल समय की बात थी कि उसने उन सभी को मार डाला। फूश फूश फूश। ठंडी रोशनी की धारियां चमक उठीं और जंगल से लगातार गड़गड़ाहट आने लगी। हिंसा और अराजकता के तीर हमेशा सटीक नहीं होते थे। थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए। क्योंकि ये दिन का उजाला था, ये हुआन की खोज की गई थी। इस समय उसके पीछे कम से कम 20 लोग थे। इसे भूल जाओ, अब गुरिल्ला युद्ध नहीं होगा, चलो जी भर के लड़ते हैं। ये हुआन ने अचानक अपना स्टार चेजिंग बो हटा दिया, एक पल के लिए रुका और फिर तेजी से वापस उड़ गया। कमीने, मरने की तैयारी करो, ये हुआन जोर से चिल्लाया क्योंकि वह अचानक अपनी तलवार से बाहर निकल गया। स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट, सिंगल वर्ड स्पिरिट लाइट स्लैश। इस विशाल स्लैश ने सन्नाटे को काट दिया, जिससे रास्ता अवरुद्ध करने वाले पेड़ तुरंत कट गए। कट बहुत साफ था। कुछ लोग चकमा देने में कामयाब नहीं हुए और उन्हें सीधे आधा काट दिया गया। किसी ने इस सच्चे सार की ताकत को महसूस किया और तुरंत चिल्लाया, यह एक चरम सच्चा तत्व क्षेत्र विशेषज्ञ है। जल्दी से वापस जाओ और विशेषज्ञों को बुलाओ। छोड़ना चाहते हो? क्या आपने मेरी अनुमति मांगी है? एक पल में ये हुआन एक महान हत्या देवता में बदल गया। बुद्ध का हाथ, सिंगल वर्ड स्पिरिट लाइट स्लैश। माइरी आर्ट फूल तलवार, टाइगर वुल्फ दहाड़। कोई भी उनकी चाल को झेल नहीं पाया। एक चाल के बाद किसी को मरना ही था। 10 सेकंड से भी कम समय में उसका पीछा करने वाले 20 लोग मर गए। ये हुआन भी बहुत फुर्तीला था। उसने जल्दी से इन लोगों का सामान इकट्ठा किया और सीधे उन्हें खा गया। भक्षण प्रणाली का एक परेशानी भरा पहलू था। ये इंटरस्पेशियल रिंग में मौजूद वस्तुओं को सीधे नहीं खा सकता था। यदि इंटरस्पेशियल रिंग को खा लिया गया तो अंदर की वस्तुएं गायब हो जाएंगी। किसी को पता नहीं था कि वे कहाँ गए। इन 20 लोगों की वस्तुओं को खाने के बाद ये हुआन की सच्ची सार शक्ति बहुत बढ़ गई। इस समय उनका भक्षण बिंदु 9 मिलियन से अधिक तक पहुंच गया था। वह 10 मिलियन से थोड़ा ही दूर था। फिर वह संतरी टॉवर पर लौट आया। चूंकि आप यहाँ हैं, आप खुद को दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? अचानक एक चिल्लाहट बजी। ये हुआन ने 100 मीटर से अधिक दूर देखा और टावर के प्रवेश द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। यह एक चरम ट्रू एलिमेंट दायरे का विशेषज्ञ होना चाहिए। हिम्मत मत करो, ये हुआन ने उपहास किया और सीधे बाहर चला गया। जब ग्रेट जो राजवंश के विशेषज्ञों ने उसे देखा तो वे चौंक गए। केवल एक व्यक्ति, बस तुम। शिखर ट्रू एलिमेंट क्षेत्र विशेषज्ञ आश्चर्यचकित था। एक ही व्यक्ति ने आने की हिम्मत की, वह मौत को दावत दे रहा था। हाँ, बस मैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप सभी को अकेले ही मार सकता हूँ? ये हुआन अचानक हंसा। हा, ये बहुत मजेदार है। आप हम सभी को अकेले मारना चाहते हैं? अचानक कोई हंसा। महान तांग राजवंश के युवराज तांग तियान। हालांकि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने उनका चित्र देखा है। अगर ये तांग तियान होता तो मुझे डर है कि हम उसे रोक नहीं पाएंगे। हालांकि आप वह नहीं हैं। पीक ट्रू एनर्जी बाउंड्री कल्टिवेटर ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं तांग तियान नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी को मार सकता हूँ। ये हुआन ने अपनी कोड लाइट तलवार निकालते हुए कहा। ऐसा है, फिर आओ और कोशिश करो। ट्रू एनर्जी बाउंड्री के चरम पर मार्शल आर्टिस्ट ने एक बड़ा ब्लेड भी निकाला। जाहिर तौर पर यह कोई साधारण हथियार नहीं था। दोनों पक्ष लगभग 2 सेकंड तक गतिरोध में रहे। मार डालो। एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली थी। एक पल में ये हुआन की ओर अनगिनत हमले हुए, लेकिन इससे पहले ये हुआन के शरीर ने पहले ही सुरक्षा की एक परत बना ली थी। लॉर्ड्स कवच। उसके आसपास के सभी 30 लोग सच्ची ऊर्जा सीमा के प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके और ये हुआन के बीच अंतर बहुत बड़ा था। उनके हमलों से उन्हें कोई खतरा नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में ये हुआन को धमकी दे सकता था, वह उसके सामने ट्रू एनर्जी बाउंड्री के चरम पर यह मार्शल कलाकार था। हालांकि उनकी धमकी केवल 1 सेकंड तक ही टिकी रही। बाघ और भेड़िए की दहाड़। काचा। ये हुआन ने एक पल में अपने बड़े ब्लेड को चकमा दिया और उसके दिल पर मुक्का मारा। जैसे ही हिंसक सच्ची ऊर्जा ने उसके दिल को चीर दिया, उसकी उर्वस्ती बिखर गई। तुरंत मार। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हुआन ने अभी भी 30 लोगों के हमलों का सामना किया और उसे एक पल में मार डाला। क्या वह एक पल में मारा गया? असंभव। वह तांग तियान नहीं है। उसमें ऐसी ताकत नहीं हो सकती। उसकी मुट्ठी और गति बहुत तेज है। यहाँ तक कि एक मार्शल कलाकार जो अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है, वह भी इतना तेज नहीं हो सकता। उनकी रक्षात्मक मार्शल आर्ट टूटने वाली है। हर कोई हमला जारी रखें। जो लोग मूल रूप से भागना चाहते थे, उनकी आंखें चमक उठी जब उन्होंने ये हुआन के लॉर्ड्स आर्मर को बड़ी संख्या में हमलों का सामना करते देखा। लेकिन अगले ही पल वे हंगामे में तितर बितर हो गए। कितना भोला! क्या उन्होंने सोचा था कि वे ये हुआन को सिर्फ इसलिए मार सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसके लॉर्ड्स आर्मर को हरा दिया था? अभी ये हुआन ने लोगों को मारने के लिए केवल लॉर्ड्स कवच का उपयोग किया था। अब जब वह यहाँ था तो वह वहाँ क्यों खड़ा होगा और दूसरों को उसे मारने देगा? ट्रू एनर्जी बाउंड्री के चरम पर मार्शल आर्टिस्ट की यूनिवर्स रिंग लेने के बाद वह तुरंत छाया में बदल गया और कमल पर कदम रखा, सभी के सामने झाड़ू लगाए। काचा काचा काचा। कुरकुरी आवाजों की झड़ी लग गई। एक एक करके लोग नीचे गिर पड़े। वे सभी अपने दिल कुचल जाने से मर गए। उनमें से कुछ को एहसास हुआ कि ये हुआन के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वे जल्दी से पलट गए और भाग गए। स्वाभाविक रूप से ये हुआन इन लोगों को जाने नहीं देगा। उन्होंने अपना बायां हाथ भींच लिया और स्टार चेजिंग बो उनके हाथ में आ गया। शार्प शूटर। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटें। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने भागने की कोशिश करने वालों को प्राथमिकता दी।
10 सेकंड से भी कम समय में उनमें से सभी 30 की येहुआन के हाथों मृत्यु हो गई। उसी समय येहुआन ने उनके सभी कियानकुन रिंग्स को खा लिया। 3.1 मिलियन डिवोर पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। येहुआन उसके दिल में दहाड़ा। उसने पहले ही पत्थर की मीनार के निचले हिस्से की रखवाली कर रहे 50 लोगों को मार डाला था। अब पत्थर की मीनार की रखवाली करने वाले लोगों से निपटने का समय आ गया है। तुरंत उसने एक सच्चे युआन लॉर्ड्स फूल को संघनित किया और अंदर भाग गया। दुश्मन यहाँ है, हर कोई सावधान रहें, कोई चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, वह पहले ही एक लाश बन चुका था। येहुआन ने उन्मादी नरसंहार शुरू कर दिया। हर बार जब वह किसी को मारता तो वह उनकी कियानकुन रिंग ले लेता। ग्रेट जोहू राजवंश के सभी सच्चे आत्मा क्षेत्र के कृषकों को ग्रेट तांग राजवंश के क्षेत्र में भेजा गया था। इसलिए पत्थर की मीनार की रखवाली करने वाले सभी लोग कुलीन थे। हालांकि येहुआन के खिलाफ उनके हमले पूरी तरह से बेकार थे। येहुआन ने अपना रास्ता मार डाला। वह अजेय था, उसका एक बार भी कोई नहीं झेल पाया। हालांकि 20 से अधिक लोगों की हत्या करने के बाद उन्हें अचानक लगा कि कुछ गलत है। वह पहले ही पत्थर की मीनार के केंद्र तक पहुंच चुका था। यहाँ एक बड़ा खुला स्थान था जो युद्ध के लिए बहुत उपयुक्त था। हालांकि यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था। नहीं, यहाँ कोई था। हालांकि येहुआन अपनी आंखों से नहीं देख सका। सुपरसोनिक बैट ने जानकारी वापस भेज दी कि इस बड़े मंच पर 10 लोग थे। इस समय येहुआन की इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ब्रेकिंग मास्टर वंशावली ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। पर्याप्त अंक जमा करने के बाद येहुआन ने अपने शरीर में उन सभी रक्त रेखाओं को उन्नत किया जिन्हें उन्नत किया जा सकता था, जिसमें उनकी फॉर्मेशन ब्रेकिंग मास्टर रक्त रेखा भी शामिल थी। तो यह एक भ्रामक संरचना है, एक स्मोक स्क्रीन। येहुआन अचानक मुस्कुराया। हालांकि वह अपनी आंखों से किसी को नहीं देख सकता था, लेकिन वह उनके स्थान को समझ सकता था। इसके अलावा उन्होंने पहले ही इस गठन में दोष पाया था। गठन को तोड़ना मजेदार नहीं है, चलो चलें। येहुआन फिर मुस्कुराया। उसने जानबूझकर अपने लॉर्ड्स कवच को निष्क्रिय कर दिया और अपनी तलवार के साथ अंदर भाग गया। जब इन लोगों ने येहुआन को बिना किसी सुरक्षा के भागते देखा तो वे तुरंत मुस्कुराए। किसी के इशारे पर अचानक हमला बोल दिया। मार डालो। येहुआन पर एक सुर में 10 हमले किए गए। हालांकि इससे पहले कि वे बोलना समाप्त कर पाते, येहुआन ने पहले ही कमल बना लिया था। उनका सच्चा ऊर्जा कमल प्रकट हुआ। उसी समय उनकी आकृति चमकती थी और सभी हमलों को चकमा देती थी। हाँ, क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई है? येहुआन की हार्दिक आवाज़ सभी के कानों में बजी, जिससे वे चौंक गए। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, येहुआन के हाथों 4 लोग पहले ही मर चुके थे। उसी समय एक मफल ध्वनि सुनाई दी। फिर जमीन पर मौजूद भ्रामक संरचना ढह गई। 6 लोग ही बचे थे। मार डालो। तलवार जैसी भौहों वाला एक युवक चिल्लाया और आगे बढ़ गया। येहुआन ने ठंड से खर्राटे लिए और उसके सीने में मुक्का मारा। फिर युवक लंगड़ा कर गिर गया और उसकी आंखें खुली रह गईं और उसकी मौत हो गई। येहुआन ने देखा कि सच्ची ऊर्जा उसके पैरों तक प्रवाहित हुई। दूसरे शब्दों में, वह वही था जिसने इल्यूसिव फॉर्मेशन की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोग नहीं जानते कि फॉर्मेशन कैसे स्थापित किया जाए। आपको जीनियस माना जा सकता है, हालांकि मैं आप जैसी प्रतिभाओं पर कदम रखने में माहिर हूँ। शांति से आराम करो, येहुआन ने युवक की लाश से कहा और फिर आगे बढ़ गया। ये युवक पहले से ही शिवालय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। दूसरे शब्दों में, शेष दर्जन लोग डरने के लिए कुछ भी नहीं थे। कुछ ही समय बाद दर्जन भर लोग लाश बन गए। येहुआन शिवालय के शीर्ष पर पहुंच गया और शिवालय के पत्थर पर मुक्का मारा। महान जोहू राजवंश का चौथा पैगोडा पत्थर नष्ट हो गया है। आसमान में एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। अब ग्रेट जोहू राजवंश के पास केवल एक पैगोडा पत्थर बचा था। जब तक ये नष्ट हो गया, महान तांग राजवंश की जीत होगी। हाँ, येहुआन की मुस्कान टूट गई। उसने अकेले ही 2 पैगोडा पत्थरों को नष्ट कर दिया था। यह एक अच्छा परिणाम था। फिर उसने सब कुछ खा लिया और उसके भोजन बिंदु फिर से बढ़ गए, 14 मिलियन से अधिक तक पहुंच गए। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। यदि वह स्तर बढ़ाना चाहता था तो उसे चौथे शिवालय में जाना पड़ता था। अब जबकि महान जोहू राजवंश के पास केवल एक पैगोडा पत्थर बचा है, तांग तियान को भी वहां होना चाहिए। समय आने पर हम एकजुट हो जाएंगे। 300 लोग क्या हैं? येहुआन ने उसके होंठ चाट लिए। हो सके तो वह अकेले ही इसका सामना करना चाहेगा। 300 लोग, वह 300 इंटरस्पेशियल रिंग्स थी। यदि वह उन पर अपना हाथ रख सके तो वह निश्चित रूप से सच्चे अंधकार क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। इस विचार पर येहुआन तुरंत निकल पड़ा। वह तांग तियान से केवल आधे घंटे पहले वहां पहुंचना चाहता था। हालांकि चीजें हमेशा सहज नहीं थीं। जब तक येहुआन को ग्रेट जोहू राजवंश का आखिरी संतरी टॉवर मिला, तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। उसी समय संतरी टॉवर के नीचे पहले से ही एक लड़ाई थी। ये वास्तव में तांग तियान है। धिक्कार है, हम उसे बहुत अधिक चोरी नहीं करने दे सकते। मारना। येहुआन ने संकोच नहीं किया और तुरंत बाहर निकल गया। उसी समय ग्रेट जोहू राजवंश के चौथे संतरी टॉवर के तहत सैकड़ों लोग पहले से ही लड़ रहे थे। ग्रेट तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस तांग तियान ट्रू एनर्जी दायरे के चरम पर 2 अभिजात वर्ग के संरक्षण में संतरी टॉवर की ओर भाग रहे थे। येहुआन के बाहर आने से पहले उन्होंने जांच की थी और पाया था कि संतरी टॉवर के नीचे 250 से अधिक लोग थे। संतरी टावर की रखवाली करने वालों की 3 परतें थीं। तांग तियान भी इतने सारे लोगों के हमलों का सामना नहीं कर सका। यदि वह प्रवेश करना चाहता है तो उसे कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होगी। महामहिम, हमने इस बार 30 से अधिक लोगों को मार डाला है। ये समय के बारे में है। चलो पीछे हटें और ठीक हो जाएं, अन्यथा हमारे पास पर्याप्त सच्ची ऊर्जा नहीं होगी। महान तांग राजवंश के सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के एक शिखर ने कहा। नहीं, जी ठीक हमारे सामने है। यह आखिरी टावर है। जब तक हम टॉवर दमन पत्थर को नष्ट करते हैं, हमें स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। वह स्वर्गीय निवास है। तांग तियान चिल्लाया। वह सिर्फ कोई नहीं था, वह महान तांग राजवंश का युवराज था। वह जानता था कि स्वर्गीय निवास क्या दर्शाता है। मूल्यांकन से पहले उनके पास उत्कृष्ट प्रतिभा होने का परीक्षण किया गया था। भले ही उसने मूल्यांकन में भाग नहीं लिया, फिर भी उसे स्वर्गीय निवास में स्वीकार किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने मूल्यांकन में भाग लेने का फैसला किया। इतने वर्षों के बाद ग्रेट तांग राजवंश के कई लोगों ने सोआरिंग हेवन मैंशन में प्रवेश किया था। हालांकि उनमें से किसी ने भी स्वर्गीय निवास में प्रवेश नहीं किया था। जब तक वह स्वर्गीय निवास में प्रवेश कर सकता, उत्तरी क्षेत्र की पूरी स्थिति बदल जाएगी। महान तांग राजवंश का चौथा टॉवर दमन पत्थर नष्ट हो गया है।
इसी समय आसमान में परीक्षक की आवाज बजी। ये सुनने के बाद तांगतियान की आंखें दृढ़ हो गईं। वह चिल्लाया, हम पीछे नहीं हट सकते, पूरे रास्ते मार डालो। दोनों गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में केवल चुपचाप सिर हिला सके। वे भी ग्रेट तांग राजवंश से थे और उन्हें शाही परिवार द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वे तांगतियान के प्रति बेहद वफादार थे। मार डालो, तांगतियान चिल्लाया। वह अनगिनत तलवार की रोशनी के खिलाफ गया और धीरे धीरे पत्थर के टॉवर के पास पहुंचा। हालांकि ठीक उसी समय कुछ लोगों की चीख पुकार के साथ पास से विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। हर कोई सावधान रहें, यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पर शत्रु उद्धरण चिन्ह। जब ये वाक्य तांगतियान के कानों में पड़ा तो उसकी आंखें चमक उठीं। क्या महान तांग राजवंश के लोग अंततः यहाँ थे? हाँ, जीत मेरी है, मार डालो, मार डालो, मार डालो। तांगतियान और अन्य दो लोगों का मनोबल बढ़ गया। जिस व्यक्ति ने अचानक हमला किया वह स्वाभाविक रूप से ये हुआन था। हालांकि वह दुश्मन के पीछे से निकल आया था। तांगतियान महान तांग राजवंश के युवराज थे और उनके पास अनगिनत धन था। वह जो चाहता शाही परिवार उसे दे देता। हालांकि ये हुआन अलग था। वह सिर्फ एक छोटा सा फ्राई था, इसलिए उसे अपने खेती के संसाधन खुद कमाने थे। इसलिए हर बार जब उसने किसी को मार डाला तो उसे इंडस्पेशियल रिंग इकट्ठा करनी पड़ी। बुद्ध का हाथ, क्षैतिज रेखा, आध्यात्मिक स्लैश, टाइगर वुल्फ दहाड़, माइरियाड फूल तलवार। ये हुआन भी हत्या के उन्माद में था। वह केवल 10 सेकंड से भी कम समय के लिए युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन वह पहले ही 20 से अधिक लोगों को मार चुका था। उस अद्वितीय गति और सच्ची ऊर्जा, सीमा के शिखर की सच्ची ऊर्जा द्वारा निर्मित कमल कवच ने उसे किसी के भी हमलों से निडर बना दिया। जैसे ही उसने हत्या की, वह तांगतियान के करीब चला गया। जब तक वे दोनों एक साथ काम करते थे वे सीधे पत्थर की मीनार में घुस सकते थे। अब ग्रेट तांग राजवंश और ग्रेट जोहू राजवंश का चौथा पत्थर पहले ही नष्ट हो चुका था। हालांकि पूर्व ने अभी अभी चेतावनी दी थी, वे अपनी सतर्कता कम नहीं कर सके। आखिर अगर दूसरा पक्ष दोनों तरफ से हमला कर रहा होता तो कौन जानता था, ग्रेट जोहू राजवंश के लोग पहले ही ग्रेट तांग राजवंश के 5वें पत्थर तक पहुंच चुके होंगे। इसलिए उन्हें जल्दी से लड़ाई समाप्त करनी पड़ी और ऐसा लग रहा था कि तांगतियान का ये हुआन से मिलने का इरादा है। वह ये हुआन के करीब चला गया। आधे मिनट बाद वे भी सफलतापूर्वक मिले। हालांकि जब तांगतियान ने ये हुआन को देखा तो वह चौंक गया। हालांकि यह चेहरा अपरिचित था, वह ये हुआन पर महान तांग राजवंश की पहचान का प्रतीक महसूस कर सकता था। वह एक ही तरफ था। ये केवल आप ही क्यों हैं? तांगतियान हैरान रह गया। ये हुआन ने अपने दिल में खर्राटे लिए और चिल्लाया, ये सिर्फ मैं हूं, ये काफी है। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी तलवार से वार किया। एक शब्द आत्मा प्रकाश स्लैश। ट्रू एनर्जी बाउंड्री के शिखर के दायरे के साथ मिलकर एक मध्यम श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट ने इस स्लैश को कुछ लोगों को सीधे आधे में काटने की अनुमति दी। ये कदम बहुत उपयोगी था, लेकिन एकमात्र दोष ये था कि एक बार इसका उपयोग करने के बाद मेरिडियन अवरुद्ध हो जाएंगे और लगातार उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसे स्वस्थ होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। इतना मजबूत वह उन उच्च रैंक वाले साम्राज्यों से नहीं है। वह कहाँ से आया था? तांगतियान को लगा कि ये हुआन का चेहरा बहुत अपरिचित है। उस क्षण उसके मन में एक विचार कौंध गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति ग्रेट जोहू राजवंश से हो और ग्रेट तांग राजवंश से होने का नाटक करता हो? सबसे पहले वह बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारना चाहता था, फिर चुपचाप मुझ पर हमला करना चाहता था। तांगतियान की आंखें अचानक जम गईं। यदि वास्तव में ऐसा था तो यह खतरनाक था। भाई, एक रास्ता खोलने में मेरी मदद करो, मैं जल्दी करना चाहता हूँ। तांगतियान ये हुआन पर चिल्लाया। कोई बात नहीं, ये हुआन ने बहुत सीधे तौर पर कहा। उसने तुरंत कोल्ड लाइट तलवार उठाई, फिर तीर की तरह दौड़ा और लोगों को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। पैगोडा हाथ, पैगोडा हाथ। उन्होंने एक रास्ता खोलने के लिए मध्यम श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया। लोगों को उड़ान भरने के लिए भेजा, जिससे तांगतियान के लिए पत्थर के शिवालय के प्रवेश द्वार तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। जब तांगतियान हत्या कर रहा था वह भी विचार कर रहा था। ये हुआन की ताकत ने उसे पहले से ही कुछ हद तक भयभीत कर दिया था। यदि ये हुआन वास्तव में ग्रेट जोहू राजवंश से था और इतने महत्वपूर्ण क्षण में अचानक उस पर घात लगाकर हमला कर दिया तो नहीं, मैं उसे जाने देने के बजाय गलत तरीके से हत्या करना पसंद करूंगा। तांगतियान ने पहले ही अपना मन बना लिया था। जब तक ये हुआन ने उसे पत्थर के शिवालय के नीचे तक रास्ता खोलने में मदद की, तब तक वह दूसरों की मदद के बिना अकेले शिवालय के शीर्ष पर पहुंच सकता था। जब तक रास्ता साफ था तब तक उसके लिए ये हुआन को मारने का समय आ गया था। हालांकि ये हुआन को उसकी योजना के बारे में पता नहीं था और वह केवल उसे रास्ता खोलने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने एक मुक्का मारकर एक व्यक्ति को मार डाला। उसका तरीका बेहद निर्मम था। यदि यह एक सामान्य दिन था तो कोई भी इस पर संदेह नहीं करेगा। हालांकि ये साम्राज्यों के बीच युद्ध था। जीत के बदले इतने कम लोगों की बलि देना, इसमें गलत क्या था? जितना अधिक तांगतियान ने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनका बायां हाथ पहले से ही गुप्त रूप से आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा कर रहा था। ये हुआन के शामिल होने से तांगतियान पर दबाव बहुत कम हो गया। बहुत जल्दी वह पत्थर के शिवालय के नीचे भाग गया। ठीक है, तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हें रोकने में मदद करूंगा। ये हुआन ने मासूमियत से अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, धन्यवाद। तांगतियान ने उसे धन्यवाद दिया और तीर की तरह ऊपर दौड़ा। हालांकि जब वह ये हुआन के पास से गुजरा तो उसने अचानक एक मुक्का मार दिया। उच्च ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट, विंड क्लाउड पाम। तांगतियान का अचानक हमला ये हुआन की उम्मीदों से बाहर था। हालांकि बाद की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी। एक झटके में उन्होंने कार्यों की एक श्रृंखला पूरी की। मां तारांकन कहकर, तुम कृतघ्न कुत्ते, एजियो ड्रैगन स्ट्रेंथ, मेरे लिए मरो। बूम, एक मुट्ठी और एक हथेली टकरा गई। दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की टक्कर से तुरंत शॉकवेव्स की 1000 परतें बन गईं। ट्रू एनर्जी बाउंड्री के चरम पर मौजूद दो गार्डों के पास पीछे धकेलने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। फिर उन्होंने महान तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस तांगतियान को उड़ते हुए देखा। ये कैसे संभव हुआ? लेकिन ये सच था। ये हुआन ने अभी जो उपयोग किया वह निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट नहीं थी। यह एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट, एजियो ड्रैगन स्ट्रेंथ थी। हालांकि तांगतियान एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा था। ये हुआन के पास मध्य श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियों की एक जोड़ी थी, हेवनली सिल्कवर्म, स्नो सिल्कवर्म हैंड्स। अपनी ताकत को जोड़ते हुए तांगतियान को उड़ान भरने के लिए पर्याप्त से अधिक था। महामहिम, ट्रू एनर्जी बाउंड्री के चरम पर दो गार्डों के चौंक जाने के बाद वे तेजी से तांगतियान की ओर भागे।
जहां तक येहुआन की बात है, उसने अपना बायां हाथ ढक लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि उन्होंने तांग तियान को उड़ा दिया था, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी ने हथेली की तकनीक का इस्तेमाल किया था। ऊर्जा सीधे उसके बाएं हाथ में घुस गई थी। तुरंत उन्होंने उपचार की गोली के बदले में बड़ी मात्रा में भक्षण बिंदु खर्च किए और उसे निगल लिया। धिक्कार है, मुझे ये याद रहेगा। येहुआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की परवाह नहीं की और प्रवेश नहीं किया। वह सिर्फ पत्थर की मीनार के प्रवेश द्वार की रखवाली करता था। उन्हें लगा कि ग्रेट जोहू राजवंश इतनी जल्दी ग्रेट तांग राजवंश के 5वें संतरी टॉवर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए वह जारी रखना और अधिक यूनिवर्स रिंग्स प्राप्त करना चाहता था। युद्ध में शामिल होने के समय से लेकर अब तक उन्होंने केवल 40 से कुछ अधिक लोगों को मारा था और 40 से कुछ अधिक यूनिवर्स रिंग्स प्राप्त की थी। इस समय तांग तियान भी 2 गार्डों की मदद से लौट आया था। कहाँ से हो? तांग तियान ने जोर से पूछा। उसका बायां हाथ कांप रहा था। महान तांग राजवंश, येहुआन ने केवल 4 शब्दों में उत्तर दिया। वह ये भी जानता था कि तांग तियान ने उस पर केवल इसलिए हमला किया था क्योंकि उसे उस पर संदेह था। तो फिर आप प्रवेश द्वार को क्यों रोक रहे हैं? तांग तियान के बगल में एक गार्ड चिल्लाया। तो फिर तुम अपने मालिक से यह क्यों नहीं पूछते कि उसने मुझ पर हमला क्यों किया? येहुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। यदि तांग तियान का अचानक गुप्त हमला नहीं होता तो लड़ाई समाप्त हो जाती। तांग तियान को भी पता नहीं चल सका कि येहुआन किस पक्ष में है, इसलिए वह पूछता रहा, तो फिर आपको एक तरफ जाने के लिए क्या तैयार करेगा? अभी अभी येहुआन के मुके ने भी उसे स्तब्ध कर दिया था। यदि येहुआन अचानक ग्रेट जोहू राजवंश में शामिल हो गया तो उसकी कीमत ग्रेट जोहू राजवंश की कम से कम 200 प्रतिभाओं के बराबर होगी। और इतने लंबे समय तक मारने के बाद उसने एक बार फिर उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। इसलिए उसके शरीर में बहुत अधिक हुआन क्यूई नहीं बचा था। यदि उसे किसी अन्य उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट का उपयोग करना होता तो उसे पीछे हटना पड़ता और ठीक होना पड़ता। येहुआन ने कहा, 50 इंटू स्पेशल रिंग्स। ठीक है। तांग तियान सहमत हो गया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। वह जानता था कि येहुआन स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी के लिए ऐसा कर रहा था, जीत के लिए नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि येहुआन किस पक्ष का था, जब तक ये लाभ के लिए था सब कुछ समझौता योग्य था। तांग तियान और अन्य 2 लोगों के लिए 50 लोग कोई कठिन काम नहीं थे। इस समय काफी समय से लड़ाई चल रही थी। जमीन पर मौजूद 250 लोगों में से आधे से अधिक लोग मारे जा चुके थे। जब तक उन्होंने कुछ और लोगों को मार डाला, शेष लोग संभवतः भाग जाएंगे। बहुत जल्दी 50 लोगों का लक्ष्य पूरा हो गया और येहुआन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए 30 से अधिक लोगों को मार डाला। तुम्हारे लिए। तांग तियान और अन्य 2 ने इन स्पेशल रिंग्स इकट्ठा की और उन्हें येहुआन की ओर फेंक दिया। येहुआन ने उन्हें पकड़ लिया और तुरंत एक दिशा में भाग गया, जिससे उनके लिए रास्ता खुल गया। मैं ऊपर जाऊंगा, तुम लोग दरवाजे की रखवाली करो। तांग तियान ने यह देखा और तुरंत दोनों गार्डों को चिल्लाया। हाँ, येहुआन ने उन पर नजर डाली और अपने दिल में खर्राटे लेने लगा। वह जिस दिशा में दौड़ रहा था वहीं से तांग तियान ने शुरुआत की थी। तांग तियान के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उसने लोगों को मारने के बाद इन स्पेशल रिंग्स इकट्ठा नहीं की। वहाँ कई लाशें थीं। अच्छा नहीं, तांग तियान पहले से ही जल्दी कर रहा है। हम क्या करें? हम हारने वाले हैं। हम और क्या कर सकते हैं? भाग सकते हैं। कम से कम अगर हम हार गए तो हम जीवित रहेंगे, भले ही वह हुआंग निवास हो। इस समय जमीन पर केवल कुछ दर्जन लोग बचे थे। तुरंत वे बिखर गए। आखिरकार दौड़ना शुरू हुआ। टीएस मेरे लिए यहीं रहो। उद्धरण चिन्ह। येहुआन अचानक रुक गया और अपना स्टार चेजिंग बो निकाल लिया। शार्प शूटर, शार्प शूटर, शार्प शूटर। हालांकि उनका बायां हाथ घायल हो गया था, कुछ लाख डिवोर पॉइंट मूल्य की उपचार गोलियां खाने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। भागने वाले प्रतिभाओं में से 20 से अधिक को येहुआन ने मार डाला। जहां तक बाकियों की बात है, येहुआन उनका पीछा करने में बहुत आलसी था। युद्ध के मैदान की सफाई करना अधिक महत्वपूर्ण था। उसने तुरंत सफाई की, बिना गिनती किए उसने वस्तुओं को सीधे डिवोर स्पेस में फेंक दिया। 9 मिलियन भक्षण बिंदु। जब येहुआन ने अपने शरीर में विस्फोटक वृद्धि देखी तो वह चौंक गया। अन्न जमा करने के बाद वह भी चौंक गया। इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर में ट्रू युआन का भी बहुत विस्तार हो गया था। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि वह उस बेड़ी को तोड़ने से थोड़ा ही दूर था। उसने आगे नहीं सोचा और तेजी से पत्थर की मीनार के नीचे पहुंच गया। वहीं रुके। जब ट्रू एनर्जी दायरे के चरम पर 2 गार्डों ने देखा कि येहुआन प्रवेश करना चाहता है तो उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ। येहुआन द्वारा दोनों गार्डों को आसानी से उड़ा दिया गया। यदि तांग तियान नहीं होता तो वे पहले ही मर चुके होते। येहुआन पत्थर की मीनार में घुस गया। जैसा कि अपेक्षित था, तांग तियान ने यूनिवर्स रिंग्स नहीं ली। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं उन्हें ले जाऊंगा। येहुआन बहुत खुश हुआ और उसने फिर से यूनिवर्स रिंग्स लेना शुरू कर दिया। 5 पत्थर, 10 पत्थर, 15 पत्थर, 20 पत्थर। दोनों गार्ड भी अंदर दौड़े, लेकिन वे येहुआन जितने तेज नहीं थे जो यूनिवर्स रिंग्स ले रहे थे और उसी समय टॉवर पर चढ़ रहे थे। जैसे ही येहुआन ने 30 पत्थर एकत्र किए, आकाश से एक तेज आवाज आए। ग्रेट जोहू राजवंश का 5वां पैगोडा पत्थर नष्ट हो गया है। महान तांग राजवंश की जीत। जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो सभी ने रोक दिया कि वे क्या कर रहे थे। ये खत्म हो गया है। हाँ, महान तांग राजवंश की प्रतिभाएं आकाश में दहाड़ने लगीं। आखिरकार यह खत्म हो गया और वे जीत गए। हालांकि येहुआन को कोई परेशानी नहीं हो सकी। उनके पास अभी भी कई यूनिवर्स रिंग्स थी जिन्हें उन्होंने एकत्र नहीं किया था। जब उन्होंने अंतिम व्यक्ति की ब्रह्मांड अंगूठी एकत्र की तो वह अंततः टावर के शीर्ष पर पहुंच गए। इस समय टावर के शीर्ष पर पहले से ही एक व्यक्ति था। ये तांग तियान था, जो पीला और कमजोर लग रहा था क्योंकि उसने अपनी दिव्य क्यूई और शारीरिक शक्ति को बहुत अधिक समाप्त कर दिया था। तांग तियान ने सतर्कता से भरे चेहरे के साथ येहुआन की ओर देखा, जो चार्ज कर रहा था। उन्होंने पूछा, आप वास्तव में कहाँ से हैं? जब येहुआन ने यह सुना तो उसने खर्राटे लिए, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। क्या आप निश्चित हैं? तांग तियान ने उसकी ओर देखा। यह अब खत्म हो गया है। तुमसे झूठ बोलने से क्या फायदा? येहुआन लगातार खर्राटे लेता रहा। जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले, पुरानी आवाज फिर से आकाश में गूंज उठी। वंशों के बीच लड़ाई समाप्त हो गई है। अब किसी को लड़ने की इजाजत नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभ में अभी भी लोग लड़ रहे थे, लेकिन अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि सोआरिंग स्काई मैंशन के दूत सोआरिंग स्काई रॉक्स पर सवार होकर उन्हें आकाश से देख रहे होंगे या नहीं। यदि आप वास्तव में ग्रेट तांग राजवंश के खेमे से हैं तो मैं अभी अपने कार्यों के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ।
तांतियान एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि कब जाने देना है, इसलिए उसने तुरंत अपनी मुठ्ठियां पकड़ लीं और कहा। हुआन ने कुछ नहीं कहा। वह उससे परेशान नहीं हो सका और उसने यूनिवर्स रिंग्जे की वस्तुओं को खंगालना शुरू कर दिया। ईमानदारी से कहूं तो यदि तांतियान महान तांग राजवंश का राजकुमार नहीं होता तो जब उसने तांतियान को उड़ाया तो उसने उसे मारने का अवसर लिया होता। महान तांग राजवंश के राजकुमार के रूप में उनके यूनिवर्स रिंग्जे उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। उन्हें खेती के संसाधनों से भरा जाना चाहिए। यह अफसोस की बात थी कि तांतियान की पहचान असाधारण थी। यदि उसने उसे मार डाला तो गहन सूर्य साम्राज्य निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। हर कोई कृपया निर्देशों का पालन करें और निकटतम संतरी टॉवर पर इकट्ठा हों। परीक्षक की आवाज़ फिर से आकाश में सुनाई दी। इसके तुरंत बाद ये हुआन मदद नहीं कर सका लेकिन ऊपर देख सका। उन्होंने पाया कि एक उड़ता हुआ स्काई रॉक धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, प्रत्येक संतरी टावर पर एक सोआरिंग स्काई रॉक था। सैकड़ों बढ़ते आकाशदूत हैं जो लोगों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साम्राज्यों में गए हैं। मुझे डर है कि ये लोग घाटी के ऊपर से हमारी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। ये हुआन ने मन में सोचा। बहुत जल्दी सोरिंग स्काई रॉक संतरी टावर के शीर्ष पर उतर गया। फिर एक व्यक्ति उछल पड़ा। जब ये हुआन ने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो वह चौंक गया। ये व्यक्ति सोआरिंग स्काई मैंशन दूत मोवेन था जो उन तीनों को प्राप्त करने के लिए गहन सूर्य साम्राज्य में गया था। ये हुआन बुरा नहीं। मोवेन ने छलांग लगाई और ये हुआन से कहा, वरिष्ठ आप मेरी चापलूसी करते हैं। ये हुआन ने विनम्रतापूर्वक कहा। तांतियान पर भी मोवेन की कुछ छाप थी। अब वह ये भी पुष्टि कर सकता है कि ये हुआन वास्तव में महान तांग राजवंश से था। मोवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने यूनिवर्स रिंग से कुछ लाल पौधे निकाले और उन्हें जलाया। लाल पौधों को जलाने के बाद उन्होंने गाढ़ा लाल धुआं पैदा किया। इसके अलावा धुआं बहुत ऊंचे स्थान तक बढ़ सकता है और हवा से उड़ नहीं पाएगा। यदि आसपास लोग होते तो वे लाल धुएं का पीछा करते हुए पत्थर की मीनार तक जा सकते थे। उसी समय ये हुआन ने पौधों को भी खाली कर दिया और उन्हें निगल लिया। अफसोस की बात है कि वह अभी भी सच्चे गहराई के दायरे में नहीं पहुंच सका। उनका शरीर अभी भी सच्चे सार से भरा हुआ था, न कि गहन क्यूई से। हालांकि ये हुआन संतुष्ट थे। उनकी क्षमता में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ था। आखिरकार जब भी वह कुछ निगलता उसके सच्चे सार की ताकत बढ़ जाती। भले ही वे सभी सच्चे सार क्षेत्र के शिखर पर थे, फिर भी एक अंतर था। अभी ये हुआन का भक्षण बिंदु पहले ही 20 मिलियन से अधिक हो चुका था। वह 25 मिलियन के बहुत करीब था यदि वह मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट में नहीं बदला होता। टीएस ये हुआन लगभग 25 मिलियन डिवोर पॉइंट्स का सामना करते हुए अपने दिल में जोर से हंसे। वह पहले ही भूल चुका था कि घाटी में प्रवेश करते समय उसके पास कितने बिंदु थे। किसी भी मामले में ये बहुत दुर्लभ था। हालांकि यदि वह अपनी सभी वंशावली को उच्च रैंक पर अपग्रेड करना चाहता है तो ये भक्षण बिंदु पर्याप्त नहीं होंगे। केवल द 100 बीस्ट ब्लड लाइन ही पहले से ही पर्याप्त से अधिक थी। हालांकि उन्होंने पहले ही 100 बीस्ट एसेंस ब्लड स्लॉट भर दिया था। जब तक उसकी खेती का स्तर काफी ऊंचा है वह इसके साथ घुलने मिलने में सक्षम रहेगा। इसे डिवोरिंग पॉइंट्स के साथ खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद ये हुआन मोवेन के सोरिंग स्काई रॉक पर सवार हुए और लोगों को लेने के लिए इधर उधर घूमने लगे। कुछ ग्रेट जोहू राजवंश से थे जबकि अन्य ग्रेट तांग राजवंश से थे। वह नहीं जानता था कि दोनों राजवंशों में कितने जीवित बचे थे। झाओ पैन और जियांग जियान के लिए उन्होंने भी आकाश में आवाज सुनी और अपनी छिपी गुफा से बाहर चले गए। फिर उन्हें ले जाया गया। कुछ दिनों बाद सभी को एक घाटी के सामने ले जाया गया। लिंगजियाओ हवेली से भी कई दूत आए थे। राजवंश युद्ध के 2 मुख्य परीक्षक एक तरफ खड़े थे। ये हुआन झाओ पैन और जियांग जियान को एल्डयान ताई के शिविर में लाया। अभिभावकों, लोगों की पहचान करना शुरू करें। अगर आपको कोई गलत जगह पर खड़ा मिलता है तो तुरंत उन्हें योग्य घोषित कर दें। यान ताई चिल्लाया। तांग राजवंश ने इस राजवंश युद्ध को जीत लिया था। सामान्य परिस्थितियों में तांग राजवंश से कोई भी ग्रेट जोहू राजवंश में नहीं जाएगा। हालांकि यह अनिश्चित था कि क्या कोई तांग राजवंश शिविर से होने का दिखावा करेगा। अभिभावकों ने आदेश सुना तो तुरंत लोगों को पक्ष में कर दिया। हालांकि उनमें से सभी अभी भी जीवित नहीं थे। राजवंश युद्ध में कई लोग मारे गए थे। मोवेन भी नीचे कूद गया। फिर वह ये हुआन और झाओ पैन को एक तरफ ले आए। ये राजवंश युद्ध बहुत तीव्र है। मुझे याद है कि शुरुआत में 500 से अधिक लोग थे। अब केवल 200 लोग बचे हैं। झाओ पैन ने मोटे तौर पर गणना करने के बाद सदमे में कहा, इसकी मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार हमारे 4 संतरी टावरों को हटा दिया गया। यहाँ 200 से अधिक लोग हैं। यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। कृपया पृष्ठ पलटें। साथ ही जब वे जंगल में दुश्मन से मिले और एक समूह युद्ध छिड़ गया तो वे समूहों में मर गए। 200 से ज्यादा लोगों का बचे रहना बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने धीरे से कहा। उसी समय उन्होंने ग्रेट जोहू राजवंश शिविर पर नजर डाली। दूसरे पक्ष के पास केवल 100 लोग बचे थे। 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। अनुमान लगाया गया कि उनमें से आधे उसके हाथों मारे गए थे। अभिभावकों ने लोगों की पहचान पूरी कर ली थी। ग्रेट जोहू राजवंश के किसी ने भी तांग राजवंश से होने का नाटक नहीं किया था। चूंकि तांग राजवंश जीत गया था, वे दूसरा दौर हार गए और हेल्स मैनर में प्रवेश कर गए। भले ही ग्रेट जोहू राजवंश ने दूसरा दौर जीत लिया हो, वे केवल गहन विभाग में प्रवेश करेंगे। हालांकि हिल्स मैनर और प्रोफाउंड डिपार्टमेंट के बीच अंतर केवल एक स्तर का था, फिर भी अंतर काफी बड़ा था। अभिभावकों की पहचान पूरी होने के बाद एल्डयान ताई अचानक चुप हो गए। फिर मोवेन ने पूछा, ये हुआन, इस राजवंश युद्ध में आपका प्रदर्शन बुरा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप दूसरे दौर में भी बने रह सकते हैं। यह मोवेन, क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरा पीछा कर रहा हो? ये हुआन आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जवाब में तुरंत सिर हिला दिया। फिर मोवेन ने झाओ पैन और जियांग जियान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने कहा, भले ही महान तांग राजवंश ने लड़ाई जीत ली है और कम से कम गहन विभाग में प्रवेश कर सकता है, जो बच गए वे गहन विभाग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप दोनों की क्षमताओं के साथ आपके लिए गहन विभाग में प्रवेश करना कठिन होगा। इस समय ये हुआन ने एक समस्या के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, भाई फैटी, आपकी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कैसी है? झाओ पैन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। उन्होंने आह भरी और कहा, अगर हमें 1 महीना दिया जाए तो हम ऐसा कर पाएंगे। हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे डर है कि मैंने दहलीज को छुआ तक नहीं है। हाँ मैं भी। जियांग जियान ने भी सिर हिलाया। ये परेशानी भरा होने वाला था।
ये हुआन ने समय को ध्यान में नहीं रखा। अब जब झाओ पैन के पास मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट नहीं थी तो उनके लिए मूल्यांकन पास करना आसान नहीं होगा। क्या आप मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं? यदि आपने इसमें महारत हासिल कर ली है तो आपके पास एक मौका हो सकता है। हालांकि यदि आपके पास नहीं है तो संभावनाएं अधिक नहीं हैं। जैसे ही मोवेन बोले उनकी नज़र ये हुआन पर पड़ी। उन्होंने आगे कहा, यदि आप लिंगजियाओ मनो में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको राजवंश की लड़ाई के दूसरे दौर में जीवित रहना होगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त हमारी स्वीकृति प्राप्त करना है। ये हुआन पर्याप्त है लेकिन आप दोनों नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोटा सीमित है और हेल्स मैनर में केवल 20 हैं। उद्धरण चिन्ह 20। ये हुआन हैरान था। उन्होंने कहा, कहने का मतलब है कि इन 200 लोगों में से केवल 20 ही गहन विभाग में प्रवेश करेंगे। यदि यह स्वर्गीय निवास है तो संख्या आधे से भी कम होगी। मान्यता प्राप्त कोटा की संख्या राजवंश की रैंकिंग से संबंधित है। यदि आप दूसरा राउंड हार जाते हैं तो 20 लोग हेल मैनर में प्रवेश करेंगे। यदि आप जीतते हैं तो 10 लोग सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय निवास में प्रवेश करेंगे, मोवेन ने उत्तर दिया। तो ऐसा ही है, ये हुआन ने सिर हिलाया। हालांकि केवल 10 लोग ही स्वर्गीय निवास में प्रवेश कर सके। ये हालत कुछ ज्यादा ही कठोर थी। 4 बड़े राजवंशों में कम से कम 2000 लोग थे। भले ही ग्रेट तांग राजवंश को दूसरा स्थान मिला हो, उनके पास केवल 20 कोटा होंगे। इसके अलावा झाओ पैन और जियांग जियान केवल सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के शुरुआती चरण में थे। उनसे भी ताकतवर कई लोग थे। हालांकि तभी मोवेन ने अचानक कहा, यदि आप राजवंश युद्ध के दूसरे दौर को छोड़ना चुनते हैं तो मैं आप दोनों को सीधे गहन विभाग मनो में भेज सकता हूं। वास्तव में ये सुनकर झाओ पैन और जियांग जियान की आंखें चमक उठीं। ये सही है, मोवेन ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि आपकी योग्यता के साथ आपके लिए गहन विभाग मनो में प्रवेश करना थोड़ा मुश्किल होगा। साथ ही आपके प्रवेश करने के बाद आप एक बड़ा दबाव महसूस करेंगे। यदि आप आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो आपको येलो डिपार्टमेंट मैनर में पदावनत कर दिया जाएगा। यदि आप आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो आपको लिंगजियाओ मनो से निष्कासित कर दिया जाएगा। संप्रदाय से निष्कासित किया जाना असामान्य नहीं था, इसलिए झाओ पैन आश्चर्यचकित नहीं थे। झाओ पैन ने जल्दबाजी में कहा, मैं हार मानने और गहन विभाग मनो में प्रवेश करने को तैयार हूँ। मैं भी। ठीक है, मोवेन ने फिर सिर हिलाया। ये हुआन, आपकी क्षमता खराब नहीं है। जब तक आप जीवित रह सकते हैं मैं आपके लिए एक स्थान छोड़ दूंगा। दरअसल झाओ पैन और जियांग जियान अधिक से अधिक येलो डिपार्टमेंट मनो में प्रवेश करेंगे। हालांकि मोवेन ये हुआन के बारे में बहुत सोचते थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ विशेष व्यवहार किया। धन्यवाद भगवान दूत, ये हुआन ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि उन्हें लगा कि उनकी क्षमता के साथ उनके पास निश्चित रूप से कोटा प्राप्त करने की क्षमता है। आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति था जो तांग तियान को भी उड़ा सकता था। अन्य रक्षक भी प्रश्न पूछ रहे थे। जल्द ही वे अपने आदमियों के साथ चले गए। राजवंश युद्ध के पहले दौर के बाद 3 दिन का ब्रेक था। 3 दिनों के बाद राजवंश की लड़ाई का दूसरा दौर शुरू होगा। विजेता विजेता से लड़ेगा और हारने वाला हारने वाले से लड़ेगा। यह अंतिम आदेश निर्धारित करेगा। ये हुआन ने जारी रखने का फैसला किया, इसलिए मोवेन उसे रहने के लिए दूसरी जगह ले आए। जहां तक झाओ पैन और जियांग जियान का सवाल है, उन्हें सीधे गहन विभाग मनो में भेजा गया था। फैटी ब्रो ने आखिरकार सोआरिंग हेवन मैंशन में प्रवेश कर लिया है। ये हुआन ने राहत की सांस ली। अब जब वह दूसरे राजवंश युद्ध में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे तो उन्हें बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उसे अब झाओ पैन और अन्य 2 के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सोआरिंग स्काई मैंशन में प्रवेश करने के बाद यदि कोई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था तो निष्कासित होने का जोखिम था। हालांकि फैटी ब्रो ने गहन विभाग में प्रवेश किया। यदि वह आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो उसे पहले पीला विभाग में पदावनत कर दिया जाएगा। पीला विभाग में प्रवेश करने के बाद यदि वह पीला विभाग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। जब तक झाओ पैन ने सोआरिंग हेवन मैंशन नहीं छोड़ा तब तक गहन सूर्य साम्राज्य की रक्षा की जाएगी। बहुत से लोग गहन सूर्य साम्राज्य के विरुद्ध कदम उठाने का साहस नहीं करेंगे। 3 दिन बाद राजवंशों के बीच दूसरी लड़ाई शुरू होगी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका विरोधी कौन सा वंश होगा। महान तांग राजवंश, महान जोऊ राजवंश, महान सांग राजवंश और महान यान राजवंश। ग्रेट तांग राजवंश और ग्रेट जोऊ राजवंश ताकत में समान थे, जबकि ग्रेट सोंग राजवंश और ग्रेट यान राजवंश सबसे मजबूत थे। सटीक होने के लिए ग्रेट सोंग राजवंश थोड़ा मजबूत था। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रेट तांग राजवंश का अगला प्रतिद्वंद्वी या तो ग्रेट सोंग या ग्रेट यान होगा। ये थोड़ा परेशानी भरा था क्योंकि इन दोनों राजवंशों में सच्चे गहराई क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में सुपर प्रतिभाएं थीं। ये हुआन भी अपेक्षाकृत शांत थे। आखिरकार वह कम से कम नर्क विभाग में प्रवेश कर सकता था, जिसे पहले से ही बुरा नहीं माना जाता था। अभी वह सच्चे गहनता क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में था। वह सच्चे गहन क्षेत्र में प्रवेश करने से थोड़ा ही दूर था। हालांकि वह थोड़ा ही दूर था, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बेचकर सुधारा जा सके। इसके अलावा उनके पास मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए सामग्री नहीं थी। हालांकि उनके पास मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट थी जिसे डिवोरिंग सिस्टम से नहीं खरीदा गया था। ये बुद्ध का हाथ था जो उन्हें लिन ज़िरोंग से मिला था। हालांकि राजवंशों के बीच दूसरी लड़ाई 3 दिनों में होगी। इतने कम समय में दूसरे लोग इसे सीख नहीं पाएंगे। मेरा सिर दर्द करता है, मैं स्तर कैसे बढ़ा सकता हूँ? ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्हें कोई हल सूझ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह राजवंशों के बीच दूसरी लड़ाई में ही बराबरी कर सका। हालांकि इस समय एक आकृति अचानक उसके आंगन के बाहर दिखाई दी। इस व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खटखटाया और सीधे अंदर चला गया। इस व्यक्ति को देखने के बाद ये हुआन की अभिव्यक्ति जम गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति महान तांग राजवंश का राजकुमार तांग तियान था। महामहिम, क्या बात है? ये हुआन नहीं उठा, वह बस वहीं बैठ गया और पूछा। तांग तियान ने उसके दिल में ठंडक से खर्राटे लिए। वह ये हुआन के सामने चला गया और अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। मैंने उस दिन तुम्हें नाराज कर दिया था, कृपया मुझे क्षमा करें। ये ठीक है, हालांकि मेरे पास एक पहचान चिन्ह है। महामहिम ने मुझे पहले कभी नहीं देखा है। ये सामान्य है कि आप मुझे नहीं पहचानते, ये हुआन ने लापरवाही से कहा। ठीक है, मैं आज अन्य मामलों के लिए यहाँ हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, तांग तियान ने कहा। तांग तियान ने कहा, इस बार मेरे महान तांग राजवंश को जीतने में सक्षम बनाने के लिए आपने भी बहुत योगदान दिया। हालांकि अगली लड़ाई में हमें ग्रेट जोऊ राजवंश से भी अधिक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ेगा।
हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कौन है। सोंग राजवंश और यान राजवंश दोनों में सच्चे गहनता क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में लोग हैं। मैं उन्हें अकेले नहीं हरा सकता। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। मैं भी ग्रेट टैंग राजवंश से हूँ। महामहिम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हुआन ने कहा। मेरा मतलब यह नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आदेशों को सुने, तांग तियान ने जल्दबाजी में कहा। आदेश? ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आदेशों का मतलब था कि वह तांग तियान का अधीनस्थ होगा। वह वही करेगा जो तांग तियान उससे करवाना चाहता था। ये कैसा मजाक था? नहीं, ये हुआन ने तुरंत इनकार कर दिया। तांग तियान ने कहा, मैं आपको एक इनाम दे सकता हूँ जो निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। ये सुनकर ये हुआन झिझक गया। हालांकि उन्होंने सोचा कि क्या होगा यदि तांग तियान चाहता है कि वह सच्चे गहराई क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में प्रतिद्वंद्वी की प्रतिभा को आकर्षित करे। क्या वह उसे मरने के लिए नहीं कह रहा होगा? नहीं, मेरे अपने विचार हैं। मैं अपने दम पर कार्य करूंगा। ये हुआन ने फिर भी इनकार कर दिया। ये सुनकर तांग तियान तुरंत क्रोधित हो गया। क्या आप मेरी पहचान को नजरअंदाज कर रहे हैं या आप मेरी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं? आने से पहले उसने अपना होमवर्क कर लिया था और जानता था कि ये हुआन एक निम्न स्तरीय साम्राज्य से आया है। निम्न स्तरीय साम्राज्य के किसी व्यक्ति के लिए उसे इस तरह बात करने में सक्षम होना ये पहले से ही काफी अच्छा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे ठुकराने की? वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। ये हुआन ने इसे नहीं खरीदा। उसने सूंघा। तो क्या होगा यदि आप किसी राजवंश के युवराज हैं? मैं अब सोआरिंग हेवन मैंशन में हूँ। यहाँ कोई पहचान नहीं है, केवल शक्ति है। तांग तियान के साथ लड़ने से पहले ये हुआन अभी भी चिंतित था। हालांकि तांग तियान की शक्ति को देखने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। यदि वे वास्तव में लड़े तो ये कहना कठिन था कि कौन जीतेगा। कितना बड़ा स्वर है, अपनी पहचान मत भूलो। आपका साम्राज्य मैं इसे मिनटों में नष्ट करने के लिए लोगों को भेज सकता हूँ। ये देखकर कि प्रलोभन काम नहीं कर रहा है, तांग ताई ने धमकी देना शुरू कर दिया। ये हुआन का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, महामहिम, क्या आप मुझे किसी प्रतिद्वंद्वी की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? जब उसने ऐसा कहा तो तांग तियान का शरीर कांप उठा। ये स्पष्ट था कि ये हुआन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ताकतवरों के सामने झुक जाए। यदि उसने वास्तव में पक्ष बदल लिया तो ग्रेट तांग राजवंश के जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। उसे तुरंत इसका पछतावा हुआ और उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, फिर मैं एक कदम पीछे हट जाऊंगा। आप मेरी सहायता करेंगे लेकिन स्वयं कार्य न करें। अगर जरूरत पड़े तो मेरी आज्ञा सुनिए। ये हुआन ने भी उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि तांग तियान को भी डर था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर रुख करेगा। ये सबसे अच्छा था, वह शर्तों पर बातचीत कर सकता था। क्राउन प्रिंस, आपकी सहायता करने से मुझे क्या लाभ होंगे? ये हुआन अचानक मुस्कुराया। मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के 100 टुकड़े। तांग तियान ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया। ये कीमत सुनकर ये हुआन जोर से हंसा। क्राउन प्रिंस, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप मुझे केवल 100 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के साथ काम पर रखना चाहते हैं। मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के 100 टुकड़े 10,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थे। ये पहले 20 लोगों की एक छोटी टीम के समान कीमत थी। तांग तियान के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना ये हुआन ने फिर कहा, मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के 2000 टुकड़े, अन्यथा कोई बातचीत नहीं होगी। तांग तियान ने तुरंत नाखुश होकर कहा, इतने बड़े शब्द, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? जब तुमने पहले मुझ पर चुपचाप हमला किया था तो मैंने तुमसे बहस नहीं की थी। इसके अलावा मैं पहले ही अड़चन तक पहुंच चुका हूँ। कौन जानता है, मैं मूल्यांकन के दिन सच्चे गहन दायरे में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता हूँ। जब वह समय आएगा मैं आपके समान स्तर पर रहूंगा। ये हुआन मुस्कुराया। तांग तियान महान तांग राजवंश के राजकुमार थे। उनके यूनिवर्स रिंग में निश्चित रूप से कई अच्छी चीजें थीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि तांग तियान 200,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों को नहीं निकाल सकता है। तांग तियान ने इसे एक पल के लिए महसूस किया और असली सार महसूस किया जो ये हुआन जानबूझकर उत्सर्जित कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, ताकत पहले से ही टूटने की कगार पर थी। हालांकि मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के 2000 टुकड़े छोटी मात्रा में नहीं थे। ये 200,000 निम्न ग्रेड क्रिस्टल पत्थरों के बराबर था जो एक उच्च ग्रेड आत्मा हथियार खरीद सकता था। मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के 1000 टुकड़े। तांग तियान ने सौदेबाजी शुरू कर दी। अप्रत्याशित रूप से जब ये हुआन ने कीमत सुनी तो वह मुड़ा और अपने कमरे में आराम करने की तैयारी करते हुए चला गया। ठीक है, 2000। तांग तियान ने अपने दांत पीस लिए और सहमत हो गया। उन्होंने ये हुआन की ताकत का भी अनुभव किया था। हालांकि यह उनके बराबर नहीं था। अगर उन्हें ये हुआन की मदद मिलती तो उनमें उस मिडिल स्टेज ट्रू प्रोफाउंड रियलम विशेषज्ञ का सामना करने की क्षमता होती। हे, भले ही आपके पास पर्याप्त क्रिस्टल न हो, आप स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने का उपयोग कर सकते हैं। ये हुआन हल्की सी मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। तांग तियान ने अपना गुस्सा दबा दिया और कियान कुन रिंग से सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ वस्तुओं की कीमतें। ग्रिड बहुत अस्थिर था, उसने काफी कुछ निकाल लिया था। ये हुआन ने सब कुछ दूर कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, मैं 3 दिनों के लिए एकांत में रहूंगा। कृपया वापस करें। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह सीधे घर में चला गया। यह महसूस करने के बाद कि तांग तियान चला गया है, उसने तुरंत प्राप्त आधी से अधिक चीजें निगल ली और कुछ को भविष्य में उपयोग के लिए छोड़ दिया। डिंग, मेजबान सच्चे गहन क्षेत्र में पहुंच गया है। जब सिस्टम अधिसूचना सामने आई तो ये हुआन का सच्चा सार पूरी तरह से हुआन क्यूई में परिवर्तित हो गया। ये भक्षण प्रणाली का लाभ था। जब कोई सामान्य व्यक्ति टूट जाता है तो उन्हें अपने सच्चे सार को परिवर्तित करने के लिए कुछ समय बिताने की आवश्यकता होगी। हालांकि उन्होंने ये सब एक पल में किया। आखिरकार मैं सच्चे गहन दायरे में हूँ। ये हुआन मुस्कुराया और फिर से कोशिश की। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी उच्च श्रेणी के रक्त मेरिडियन के साथ जुड़ने में असमर्थ था। इसे भूल जाओ। 45 मिलियन भक्षण बिंदु। मुझे देखने दो कि क्या कोई नई अच्छी चीजें हैं। ये हुआन ने खुद को भक्षण प्रणाली में डुबो दिया। जब भी वह टूटता, नई चीजें सामने आती। यह मार्शल आर्ट, हथियार, खजाने या रक्त मेरिडियन हो सकता है। यह उल्लेख करना होगा कि रक्त मेरिडियन की संख्या की एक सीमा थी। जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाएगा ये सीमा बढ़ती जाएगी। अन्यथा ये हुआन ने सभी मध्यम श्रेणी के रक्त मेरिडियन का आदान प्रदान किया होता और उन्हें फ्यूज करने के लिए सावधानीपूर्वक नहीं चुना होता। 3 दिन एक झटके में बीत गए। जब तीसरा दिन आया तो ये हुआन पहले से ही निर्दिष्ट स्थान पर इंतजार कर रहा था। जल्द ही सोअरिंग स्काई रॉक्स फिर से दिखाई दिए। हालांकि जिस बात ने ये हुआन को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि इस बार वे जिस स्थान पर गए थे वह 3 दिन पहले की घाटी नहीं थी, बल्कि एक और घाटी थी।
क्या ऐसा हो सकता है कि राजवंशों की दूसरी लड़ाई के नियम अलग अलग हों? ये हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। तांतियान, जो पास में था, वही था। सोआरिंग स्काई रॉक्स ने 200 लोगों को एक चट्टान के नीचे रखा। फिर सोआरिंग स्काई मैंशन के बुजुर्ग ने जोर से कहा, यह राजवंशों की दूसरी लड़ाई का क्षेत्र है। आपका विरोधी तय हो गया है। यह महान सांग राजवंश है। जहां तक नियमों की बात है, ये बहुत सरल है। मार देना। जब तक ग्रेट जोहू राजवंश के 50 से भी कम लोग मरते हैं, आप जीतते हैं। इसी तरह यदि आप में से 200 में से 50 से भी कम लोग मरते हैं, तो आप हार जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा इस लड़ाई के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब वे शब्द बोले गए तो उपस्थित 200 से अधिक लोग हैरान रह गए। 50 से कम लोग, कोई समय सीमा नहीं। हालांकि मैं आपको यहाँ एक मौका दूंगा। अब आप वापस लेने के लिए चुन सकते हैं। जो लोग पीछे हटे हैं वे पीले निवास में प्रवेश कर सकते हैं। यांगताई ने जोड़ा। महान तांग राजवंश पहले ही एक लड़ाई जीत चुका था। यदि वे ये लड़ाई हार गए तो 20 लोग येलो रेजिडेंस में प्रवेश करेंगे। हालांकि 200 में से केवल 50 लोग ही जीवित रह सके। ये बहुत क्रूर था। इसके अलावा उनका प्रतिद्वंद्वी ग्रेट सॉन्ग राजवंश था। महान सांग राजवंश महान तांग राजवंश से कहीं अधिक मजबूत था। तुरंत ऐसे लोग थे जिन्होंने पीछे हटने का फैसला किया और उनमें से काफी लोग थे। लानत है, तांतियान ने भीड़ में शाप दिया। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन महान तांग राजवंश पहले ही अपने आधे लोगों को खो चुका था। लोग एक के बाद एक बाहर निकलते गए। ये हुआन ने एक मोटा हिसाब लगाया। लगभग 100 लोग चले गए थे, जिसका मतलब था कि केवल 100 लोग बचे थे। यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये हुआन अपने दिल में बेहद असहाय महसूस करता था। हालांकि वह इन लोगों को समझता भी था। आखिर ये लोग आत्मघाती दस्ते नहीं थे। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पहले से ही काफी अच्छा था कि वे पीले निवास में प्रवेश कर सकते थे। तांतियान की अभिव्यक्ति पहले ही नीचे तक डूब चुकी थी। उसने ये हुआन से अपनी मदद लेने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। क्या पता था कि नियम बदल दिए जाएंगे? क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं था? क्या कोई है जो पीछे हटना चाहता है? यदि नहीं तो शुरू करते हैं। यांगताई ने फिर से चारों ओर देखा, फिर बढ़ते बादल रॉक को उड़ने दिया। राजवंशों के बीच दूसरी लड़ाई शुरू हो गई थी। बुजुर्गों और रक्षकों के जाने के बाद भीड़ एक पल के लिए चुप थी। महामहिम, अब हमें क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा। तांतियान बाहर चला गया और एक पल के लिए सोचा। उन्होंने कहा, हमारे पास 100 लोग हैं जो चले गए हैं। ग्रेट सॉन्ग राजवंश के पास और भी बहुत कुछ होना चाहिए, इसलिए हमें कमजोर नहीं समझा जाता। हालांकि ग्रेट सॉन्ग राजवंश की ताकत असाधारण है। यदि हम आमने सामने जाते हैं तो हमारा महान तांग राजवंश निश्चित रूप से हार जाएगा। इस समय एक व्यक्ति अचानक पक्ष से बाहर चला गया। महामहिम, मेरे पास एक योजना है। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? सभी ने पलटकर देखा कि जो व्यक्ति बाहर निकला वह कोई और नहीं बल्कि निम्न रैंक वाले साम्राज्य का ये हुआन था। अध्याय का अंत। ये बववा वास्तव में लिन ज़िरोंग द्वारा नहीं मारा गया था। जिन लोगों ने ये हुआन को देखा था उन्होंने ऐसा सोचा था। ठीक है, मुझे बताओ। तांतियान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह फिलहाल अच्छी योजना के बारे में नहीं सोच सके। ये हुआन सीधे चट्टान के किनारे तक गया और मुक्का मारकर चट्टान में एक बड़ा छेद बना दिया। मेरी योजना बहुत सरल है। हम एक गड्ढा खोदेंगे और सभी को अंदर आने देंगे। केवल वे ही जो सच्ची ऊर्जा सीमा और उससे ऊपर के शिखर पर हैं, मारने के लिए बाहर जाएंगे। ये हुआन ने समझाया। ये किस तरह की योजना है? सबने उस पर आंखें घुमाई। आप इसे एक योजना कहते हैं। अगर यह गुफा मिल जाए तो क्या हम सब वहां नहीं मरेंगे? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ग्रेट सॉन्ग डायनेस्टी का निर्णायक सॉन्ग शायद अकेले ही हमारी देखभाल कर सकता है। ये बहुत खतरनाक है, कोई रास्ता नहीं। तुरंत किसी ने आपत्ति जताई। इसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। इसे देखो, ये हुआन ने अपना हाथ खींचते हुए कहा। इसके तुरंत बाद उसने जो छेद बनाया वह चमत्कारिक ढंग से गायब हो गया। क्या? सभी चौंक गए। भ्रमसरणी। तांतियान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिल्लाया। ये हुआन मुस्कुराया। ये सही है, यह एक भ्रमसरणी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब तक हम गुफा के प्रवेश द्वार पर एक भ्रमसरणी स्थापित करते हैं, जब तक कोई भी चट्टान को नहीं छूता है, तब तक हमें खोजा नहीं जाएगा। अगर हमें खोज भी लिया जाए, जब तक वे विशेषज्ञ नहीं हैं, हम सैकड़ों लोगों से घिरे रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। यह विधि संभव है। तांतियान सहमत हुए। ये सरणी खराब नहीं है। मैं भी इसके माध्यम से नहीं देख सकता। इसके अलावा हम चट्टान के नीचे हैं। सामान्य लोग यहाँ नहीं रहेंगे। जब तक हम कोई शोर नहीं मचाते, कोई भी हमें खोज नहीं पाएगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। तुरंत किसी ने सहमति व्यक्त की। जिस गति से उन्होंने अपना रवैया बदला, उसने ये हुआन को अवाक कर दिया। तुरंत उन्होंने गुफा खोदना शुरू कर दिया। इसके अलावा वे जमीन से 10 मीटर से अधिक ऊपर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ बैकअप गुफाएं भी खोदी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए पीछे हटने का रास्ता भी खोल दिया। अगर किसी ने उन्हें खोज भी लिया तो वे पीछे से पीछे हट सकते थे। 2 घंटे बिताने के बाद चट्टान पर 6 और गुफाएं दिखाई दी। इन सभी लोगों के पास यूनिवर्स रिंग्स थी, इसलिए उन्होंने अपने द्वारा खोदे गए सभी पत्थरों को हटा दिया और कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके बाद ये हुआन ने 6 गुफाओं में से प्रत्येक में शेंगलू की स्थापना की, जिससे पत्थर की दीवारें कहीं और से अपवर्तित हो गईं। राजवंश युद्ध के बाद ग्रेट तांग राजवंश के पास केवल 4 चरम ट्रू एनर्जी बाउंड्री विशेषज्ञ बचे थे। इसमें तांतियान के 2 अंगरक्षक शामिल थे। तांतियान और ये हुआन सहित केवल 6 लोग थे। बाकियों को बसाने के बाद वे 6 लोग चले गए। दूसरे राजवंश युद्ध के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, इसलिए वे अपना समय ले सकते थे। वे 6 लोग जंगल में सावधानी से आगे बढ़े। इस बार ग्रेट सॉन्ग राजवंश में 2 उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। एक को एडजुडिकेटर सॉन्ग कहा जाता था और दूसरे को सॉन्ग सुइजिंग कहा जाता था। निर्णायक सॉन्ग ग्रेट सॉन्ग राजवंश का राजकुमार था, जबकि सॉन्ग सुइजिंग राजकुमारी थी। भाई बहनों की इस जोड़ी में अत्यधिक उच्च योग्यताएं थीं। 17 वर्षीय सोंग सुइजिंग तांतियान की तरह ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र में था, जबकि निर्णायक सोंग, जो सोंग सुइजिंग से 1 वर्ष बड़ा था, पहले से ही ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के मध्य चरण में था। तांतियान ने अनुमान लगाया कि यदि उनमें से 6 एक ही समय में निर्णायक सॉन्ग और सॉन्ग सुइजिंग से मिले तो उन्हें पूंछ घुमाकर दौड़ना होगा। इस प्रकार वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि वे एक ही समय में दोनों से न मिलें, अन्यथा ये परेशानी होगी।
वे 2 घंटे से अधिक समय तक चले। हालांकि यह घाटी पिछली घाटी की तुलना में काफ़ी छोटी थी, लेकिन लोगों से मिलना आसान नहीं था। इस समय आगे लगभग 30 लोगों का एक समूह है। ये हुआन अचानक रुक गया। पहले निरीक्षण करें, कोई कदम न उठाएं। तान तियान ने कमान संभाली। हालांकि ये हुआन की दृष्टि अद्भुत थी, वह समझने के लिए सुपरसोनिक बैट के रक्त मेरिडियन पर निर्भर था। ये 30 लोग उससे करीब 400 मीटर दूर थे। वे यहाँ घात लगाए बैठे थे, दूसरे पक्ष के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर। उन छहों ने तान तियान के आदेश की प्रतीक्षा में अपनी सांसें रोक लीं। पहले कोई कदम मत उठाओ, उनके गुजरने का इंतजार करें और देखें कि क्या अभी भी लोग उनका पीछा कर रहे हैं। तान तियान ने धीरे से कहा। ये हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। ये कहना होगा कि तान तियान के पास कुछ दिमाग थे। हालांकि ये 30 लोग बिखरे हुए थे, वे व्यवस्थित थे और बेहद सावधान थे, कोई आवाज़ न निकालने की कोशिश कर रहे थे। यदि ये हुआन की सुपरसोनिक पोजिशनिंग नहीं होती तो उन्हें खोजना मुश्किल होता। कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, ये हुआन ने याद दिलाया। अच्छा चलो ये करते हैं, तान तियान चिल्लाया और उसका पूरा व्यक्ति चीते की तरह बाहर निकला। लगभग उसी समय ये हुआन का 5 का समूह। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटे भी जल्दी से बाहर निकल गया। 2 ट्रू डार्कनेस रियलम मार्शल कलाकार और 4 पीक ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल कलाकार। ये संयोजन निश्चित रूप से 5 सेकंड में सभी 30 लोगों को मार सकता है। स्विश 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 स्विश। उनके पदचिन्हों की खोज भी सामने वाले लोगों के समूह ने की। दुश्मन, कोई जोर से चिल्लाया। हालांकि आवाज सुनने से पहले तान तियान और ये हुआन पहले ही समूह में शामिल हो चुके थे। एक शब्द आत्मा प्रकाश स्लैश बुद्ध का हाथ। जब से ये हुआन की सच्ची ऊर्जा को गहन क्यूई में परिवर्तित किया गया, उसकी आक्रमण शक्ति बहुत बढ़ गई थी। जब तक प्रतिद्वंद्वी सच्चे अंधेरे क्षेत्र का नहीं था, वे तुरंत गिर जाएंगे। उन दोनों ने तुरंत प्रतिद्वंद्वी के गठन को बाधित कर दिया और उसके बाद ही 4 शीर्ष ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल कलाकार लड़ाई में शामिल हुए। 5 सेकंड के छोटे से समय में 30 लोगों का यह समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया। ब्रह्मांड की अंगूठी में सभी लाशें रखें। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई भी भाग नहीं पाया है, तान तियान ने कहा। यह सुनकर अंततः ये हुआन को एहसास हुआ कि वह पहले कितना मूर्ख था। हालांकि भक्षण प्रणाली मानव लाशों को खा नहीं सकती थी या उन्हें भक्षण स्थान में नहीं रख सकती थी, ब्रह्मांड वाले ऐसा कर सकता था। दुखद बात यह थी कि जब उसने लिनजिरों को मार डाला तो ये हुआन को इसके बारे में पता नहीं था और केवल अब वह समझ गया था। उस समय उन्होंने इन लोगों के यूनिवर्स रिंग्स को उतार दिया और उनकी लाशों को यूनिवर्स रिंग में रख दिया ताकि लाशें दूसरों को न मिलें। शुरुआत से लेकर अब तक केवल 10 सेकंड ही हुए थे। 10 सेकंड में 30 लोगों को मारना, अगर वे इसे कुछ और बार कर सकते हैं तो ये भयानक होगा। रवाना होने से पहले उन्होंने पहले ही चर्चा कर ली थी कि यूनिवर्स रिंग उनकी हत्या करने वाले की होगी, इसलिए रिंगों के वितरण के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहें। तान तियान ने चारों ओर देखा और कहा। पहले उसे थोड़ा दिल का दर्द महसूस हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये हुआन निश्चित रूप से कीमत के लायक था। ये हुआन न केवल संरचनाओं को स्थापित करना जानता था, बल्कि उसने उसे सलाह भी दी और सैकड़ों मीटर दूर से दुश्मनों का पता लगा सकता था। कभी कभी एक व्यक्ति वास्तव में एक लड़ाई का परिणाम तय कर सकता है। उस क्षण तान तियान को लगा कि वह जीत की सुबह देख सकता है। वे कुछ देर तक आगे बढ़ते रहे, फिर छिप गए क्योंकि ये हुआन ने एक और समूह की खोज की थी। कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, ये हुआन ने याद दिलाया। ये करो, अध्याय का